फिल्म आ गई, मेरे काम को अप्रिसिएशन मिला, मुझे हर अवार्ड में नॉमिनेशन था, पर मुझे अवार्ड क्यों नहीं मिल रहे, मुझे अवार्ड क्यों नहीं मिल रहे, मुझे इतने लोग, मुझे जैसी फिल्में सोच रहा हूँ वैसी फिल्में क्यों नहीं ऑफर हो रही, मुझे संजय लीला बंसाली सर ने लॉन्च किया है, प्रियंका चोपड़ा के ऑपोजिट है, मैं हीरो आया हूँ, मुझे क्यों नहीं हो रहा। अंदर ही अंदर मैं कुड़ता रहता था। एनएस10 आई, इतनी सुपर हिट हो गई, मुझे इतने अवार्ड्स मिले, फिर अंदर से नहीं, अब और काम क्यों नहीं आ रहा जैसा मैं चाहता हूँ। वो काफ़ी सालों चला। कॉल आता था उनका कि दर्शन तू तो एकदम रॉक स्टार लग रहा है, तू तो ये लग रहा है, तू, वो इतना प्यार था ना उनका। आई मिस हिम। उनका दिल्ली से कॉल आया था और हम एक्चुअली हम 3 फिल्में करने वाले थे। मुझे फिल्म में 3 फिल्में बनाना चाह रहे थे, खुद डायरेक्ट करने वाले थे नेक्स्ट, मुझे लीड में लेके। उनको बहुत बहुत मिस करता हूँ। अनुष्का और प्रियंका चोपड़ा उसके बाद मिले एक दिल धड़कने दो पे, और हमारी फिल्म का जिक्र हुआ कि प्रियंका ने कहा कि दर्शन तो बहुत स्वीट है, बहुत ही मेहनती है, अच्छा एक्टर है। तो अनुष्का ने कहा कहाँ, मैंने उससे खड़ूस आदमी आज तक देखा नहीं। और वो तो, और उनमें बहस हुई मुझे लेके, क्योंकि मैं दोनों में कैरेक्टर में था उस वक्त। मैं अनुष्का के साथ जब था तो मैं सतबीर बना हुआ था, और मैं अनुष्का से ना हाय करता था ना हेलो करता था। हमने बात की कश्मीरी पंडितों के बारे में। आप डिनाई करेंगे कि 5 लाख कश्मीरी पंडितों को वहाँ से नहीं निकाला गया था? लोगों को अवेयर कराएं। कितने लोगों को इस तरह के लोग ठगते हैं। बहुत लोगों में मिला जिन्होंने बोला थैंक यू, हम अंधभक्त हो गए थे, अभी हमें समझ है। अभी भी हम क्यों उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ते हैं? अवेयरनेस वाली या इस तरह की फिल्में करते हैं तो आई नो कुछ 0.1% लोग आपके अगेंस्ट जाते हैं, लेकिन 99% लोग बहुत समझदार हैं। एक आपकी फिल्म है पीएम नरेंद्र मोदी। बायोपिक्स की एक खास बात है इंडिया में कि वो सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखाती हैं। आप एग्री करते हैं इस बात पे? अब जब मैं आपकी जर्नी ऑब्जर्व कर रहा था ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने आज जहाँ आपको देखा वो थी फिल्म एक मुझे कुछ कहना है 2001। वहाँ से अभी तक का सफ़र ऑलमोस्ट 25 साल हो गए भाई। बिल्कुल। एंड ये ना, मैं कभी भी स्ट्रगल्स को ग्लोरीफाई नहीं करता हूँ मेरे पॉडकास्ट में, बट दिस स्टोरी नीड्स टू बी हर्ड। आई थिंक 25 साल वहाँ से यहाँ तक बहुत टाइम लग गया। क्या चैलेंजेस थे, क्यों इतना देर लगी यहाँ तक पहुँचने में? एक तो जब मैं बॉम्बे आया तो मैं किसी को नहीं जानता था। जब मुझे ये फिल्में मिली तब मैं दिल्ली में था, थिएटर करता था, स्कूल में था, और मैं एक्ट 1 ग्रुप मैंने ज्वाइन किया था ताज़ा। और मेरा एक फ्रेंड है, वो बता रहा था कि तुम कुछ ऑडिशंस चल रहे हैं और तुम्हें चलना है। तो मुझे लगा अभी तो मैं नया हूँ, कैसे ऑडिशन दूंगा। तो उसने फोर्स किया और मैं ऑडिशन के लिए चला गया, एंड मेरा ही सिलेक्शन हो गया। अच्छा। क्योंकि मैं स्कूल टाइम में कविताएं परफॉर्म करता था, कुछ एक्ट्स करता था स्कूल के अंदर, प्रेयर्स करता था, मैं इवन पीटी करवाता था, मुझे रिदम की सेंस थी, तो वो शायद काम आया मेरा। एंड फिर जब बॉम्बे आया तो जंग ये थी कि किसी को जानते नहीं हो आप। ये कौन सी ईयर की बात है? मैं आया बॉम्बे अराउंड 2004। 2004? या बट जो आपने फिल्म की आपने दिल्ली से ही की? दिल्ली से मुझे कुछ कहना है। हाँ जी। ओके। फिर यहाँ आने के बाद तेरे नाम हुई जी। हाँ जी। एंड उस वक्त ये था कि सीखना है, कुछ करना है, और पहली फिल्म में दिल्ली में थी पूरी शूट, तो वहाँ पर शूट की, बहुत कुछ सीखने को तेरे मिला। नाम कैसे क्रैक की? क्योंकि मैंने सतीश जी के साथ मुझे कुछ कहना में काम किया। ओह ओके। तो उनको था कि मुझे कॉलेज का बहुत यंग स्टूडेंट चाहिए जिसको राधे बचाते हैं, राधे मतलब सलमान भाई। मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें, सर ने बुलाया और कहा कि तुम करो, तो वो हुई। एंड फिर बॉम्बे आया। बॉम्बे आके मुझे था कि किससे मिलूं, क्या करूं, दर दर भटकते थे उस वक्त तो फ़ोटोज़ बांटने होते थे। आजकल तो डिजिटली आप किसी को भी व्हाट्सएप कर सकते हाँ हैं। व्हाट्सएप कर सकते हो, और आजकल तो आपका इंस्टाग्राम भी आपकी एक प्रोफाइल ही हो गया आजकल। जी। तो आप जाते थे, मिलते थे, वो 7-8 8-8 रुपये में फ़ोटो बनते थे एक, और 5-5 6-6 दे दिए जाते थे उस वक्त। एंड जवाब किसी का आता नहीं था, क्योंकि उस वक्त लिमिटेड ही फिल्में बनती थी और लिमिटेड ही बहुत काम होता था, बहुत कम काम होता था। जंग थी, थिएटर ने सर्वाइव करवाया जी। थिएटर किया मैंने। फिर नीना आते ही मुझे ये था कि मुझे कोई काम तो देने वाला है नहीं, इतना आसान तो होता नहीं है यहाँ क्रैक करना। तो फिर मैंने नीना गुप्ता जी का और सहज ग्रुप ज्वाइन किया, और राजेंद्र गुप्ता जी का सहज ग्रुप था। फिर उनके साथ काफ़ी परफॉर्मेंसेस की, काफ़ी ट्रैवल भी किया मैंने, बहुत कुछ सीखा नीना जी से और राजेंद्र जी से। और ये था कि नसीब सर का ग्रुप ज्वाइन करना है। शुरू से था, तो बहुत लोग बोलते थे भगवान मिल सकते हैं लेकिन उनके ग्रुप में एंट्री नहीं मिल सकती।
बट वो जहाँ चाहा वहाँ रहा। और उनका ग्रुप ज्वाइन कर लिया। फिर धीरे धीरे ये था कि जब आज तक की अगर आप मेरी जर्नी देख, मैंने कोशिश की कि सिलेक्टिव काम करूँ, अच्छा काम करूँ। तो ये था कि वो अच्छे काम की तलाश बहुत ही मतलब दर दर एक मिशन होता था हमारा। जैसे कहते हैं ना सैनिक अपने हथियार लेके चलते हैं, तो एक बैग टांग लिया अपना और बैग टांग कर निकल गए रोज़, और दर दर जाके कि ऑडिशन ले लो, ऑडिशन ले लो। एंड दरवाजे कई बार मुंह पे बंद हो जाते थे, या फिर मैक्सिमम सुनने को मिलता था नॉट फिट, क्योंकि भीड़ इतनी होती थी, 300 400 लोग खड़े हैं। मैं समझ सकता हूँ जो ऑडिशन लेने वाले का भी एक पेशेंस होते हैं जी। सो वो हुआ। फिर मैं सरवाइव करने के लिए डबिंग करने लगा, क्योंकि थिएटर शोज़ भी 4 महीने 3 महीने में 1-2 होते थे, और उसमें भी कन्वेंस मिलती थी। कोई थिएटर से आप सरवाइव नहीं कर सकते, सीख सकते हो। वो हुआ। एंड फिर मैंने क्रैक किया एक शो था छोटी बहू। सो छोटी बहू में मुझे एक पूरब कैरेक्टर मिला, और टचवुड वो कैरेक्टर बहुत पसंद आया लोगों को। और उसमें मैंने जी के लिए एक कलर्स मतलब वो होली का एक फेस्टिवल था, उसको मैंने होस्ट किया था जी। उनको इतना पसंद आया था वो कैरेक्टर। और फिर भी जंग हमेशा रही, मेरा शुरू से था कि मैं लीड में करना चाहता हूँ और अच्छे रोल्स करना चाहता हूँ, लेकिन वो इतना आसान नहीं था क्रैक करना। फिर उसके बाद एक बाबा ऐसोवर ढूंढो, विक्रांत मैसी आपके साथ मैसी थे? और मैं थे उसमें। ओके। और मैंने उसके बड़े भाई का कैरेक्टर प्ले किया था। मुरली आपके कैरेक्टर का नाम था? मैं नहीं, मुरली अच्छा, विक्रांत का विक्रांत का character था। मेरा मेरे कैरेक्टर का नाम क्यों भूल रहा हूँ मैं, मृदंग। मृदंग। यस, मृदंग मेरा नाम था। एंड मैं एक कंडक्टर प्ले कर रहा था उसके अंदर। तो वो हुआ। फिर वो शो बहुत अच्छा लगा लोगों को, मेरी परफॉर्मेंसेस पसंद आई। एंड फिर सेम अपना प्रोड्यूसर थे, जी। तो उन्होंने ही मुझे उनके अगले महादेव में कास्ट कर लिया एज अ शुक्राचार्य। मुझे लगा चलो कुछ रोजी रोटी चलेगी उससे, लेकिन वो बोले तुम जितने भी राक्षस हैं उनके बच्चे लगते हो, बेटे लगते हो। तो फिर मैं वेट कर रहा था कि कैसे क्या होगा, मुझे लगा अब शायद रिप्लेस ही हो जाऊंगा या जो भी है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे जैसे परफॉर्मर मिलेगा नहीं हमें। तो उन्होंने वो दाढ़ी मुझे लगा दी थी वाइट कलर की, वाइट बाल की है। और टचवुड वैसा ही हुआ। मैं जब मैरी कॉम होने के बाद और एनएस्टन रिलीज़ होने के बाद, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा मेरे शुक्र भगवान की इतनी कृपा हुई, जो मैं महादेव कर रहा था जी। कि शुक्र भगवान ने कहा तुम मेरे रोल को बहुत मेहनत करोगे। मैं घंटों घंटों मेडिटेट करता था उस रोल के लिए, और बहुत काम करता था। इवन कई बार तो सेट पे बहस हो जाती थी कि नहीं मैं गुरु हूँ, मुझे कोई राक्षस कैसे वो कर सकता है, अपने गुरु को दबा सकता है। या तो वो शायद भगवान को पसंद आया, और वहीं से फिर मुझे एनएस्टन मिली और मैरी कॉम मिली। तो ये जर्नी बस वहाँ से स्टार्ट हुई, और मैं शुक्र भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे पे कृपा की। सो या अभी तक वो जर्नी रही। तो या टाइम लगा, क्योंकि जब आप किसी को बॉम्बे में जानते नहीं हो, और अभी भी मतलब ये नहीं है कि अभी भी आपको बड़े इजीली कुछ वो हो जाता है। अभी भी ये है कि प्रोड्यूसर कहते हैं डायरेक्टर को मनाओ, वो बहुत चार्ज कर रहे हैं, ए लिस्टर डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर मैं जितने बड़े लेवल की लार्जर देन लाइफ फिल्म बनाना चाह रहा हूँ। नहीं, एक सेकंड। हाँ जी। प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं डायरेक्टर्स को आप मनाओ? नहीं, डायरेक्टर्स को कह रहे हैं कि आप उनकी फीस थोड़ी कम हो, अच्छा। आपके साथ काम कर ओके। रहे हैं। वो ए लिस्ट मतलब सुपरस्टार्स के साथ काम कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपके साथ करें तो उनको बोलो थोड़ा सा। मैं कहा मैं ये बात कैसे कर सकता हूँ? हाँ, इट डजंट और मेक सेंस। डायरेक्टर्स कहते हैं कि यार प्रोड्यूसर को थोड़ा समझना चाहिए, मेरी तो फीस है, या ये फिल्म का इतना बजट तो होगा ही होगा, वो कैसे होगा? तो वो थोड़ा सा अभी भी जंग चालू है। इवन कश्मीर फाइल्स ने, जिसमें मैंने लीड किया, 400 करोड़ कमाए। जी। मुझे लगता है कोई और होता तो शायद अलग ही बात होती, पर ये बट क्यों दिक्कतें क्यों आ रही हैं ऐसी? क्योंकि आपने हिट दिया है, आपका बॉक्स जी। ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा जी। है, स्ट्रेट है। प्रॉब्लम कहाँ आती है अभी तक भी? अभी तक प्रॉब्लम आती है बड़ी फिल्मों को लेके। अभी देखिए, मैं विवेक जी विवेक जी की जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। उन्होंने मुझे लीड में लेके 35 करोड़ 40 करोड़ की फिल्म बनाई है ना, जी। और आज बज़ है ना उस फिल्म का। मैंने अभी तकरीबन 300-400 रिव्यूज़ देख लिए हैं। सब ने तारीफ़ की है, कमाल का एक्टर है, कमाल की कास्ट है, कमाल का कॉन्सेप्ट है,
and everyone is just waiting for the film. बट ये क्या ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी चॉइसेस ऑफ फिल्म्स हैं Hmm. उसमें एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, Hmm. ये पॉलिटिकल फिल्म तो नहीं है वो, राइट? Hmm. तो जो बाकी इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स हैं उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती उस आइडियोलॉजी से, इस वजह से हो रहा है ये सब? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ये रीज़न नहीं है। फिल्में देखेंगे तो मैरी कॉम बायोग्राफी थी, NS10 मैंने एक बहुत ही हार्ड हिटिंग फिल्म की थी, सरबजीत जिसमें मैंने एक पाकिस्तानी लॉयर का प्ले किया था, कैरेक्टर प्ले किया था, जिसने अपनी जान पर खेलकर अपने परिवार के पूरी जान को दाव पे लगा के, उनकी सेफ्टी को दाव पे लगा के इंडियन प्रिजनर को छुड़वाया, सरबजीत को। उनको तो छोड़ भी दिया था, उनके लिए फ़ाइट की अदालत में, और वो छोड़ दिए गए थे। वो तो पॉलिटिक्स हो गई उस पर, और उनको कहा कि नहीं, वो तो गलती से कोई और आ गया जब उनको बागा बॉर्डर पे छोड़ना था, और उसकी वजह से उनको देश छोड़ना पड़ा। अवैश शेख नाम था उनका। तो अपनी फैमिली के साथ वो यूरोप में रहते थे, अब तो नहीं रहे वो। तो मानवता का कितना बड़ा चेहरा था जी। मैं ही एक्टर हूँ जो प्ले करता हूँ एक उजागर सिंह आश्रम में, जो कॉन मैन, जो बाबा का रूप धर के बैठा हुआ है एक इंसान, उसको पकड़ता हूँ, अपनी जान दाव पे लगा देता हूँ, अपनी ड्यूटी दाव पे लगा देता हूँ। सो उसका एक अलग रिस्पॉन्स रहा है। कश्मीर फाइल्स, 5 लाख कश्मीरी पंडित, उनको निकाल दिया गया और आज भी वो वापस नहीं जा पाए हैं। तो उनका दर्द को सामने लाया हूँ। और अब बंगाल फाइल्स, या जो सच्चाई पे आधारित है, जो 1946 में जो मतलब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, उस पे आधारित है, जिसके बारे में मैं तो जानता नहीं था डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में। तो वो सच्चाई सामने लाना, मैं कोशिश करता हूँ कि अलग अलग तरह की फिल्में करूँ और ऐसी स्टोरीज करूँ जो मैटर करती हों, जो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करे, जिससे कुछ फ़ायदा हो। ऐसा तो कभी किसी की उससे सुना नहीं मैंने कि किसी ने कहा हो कि आपने ये फिल्म की है इसलिए हम नहीं करेंगे, बट रियलिटी तो मैं भी अभी जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, बड़ी लंबी जर्नी है जी एक एक करके बात करते हैं जी। सबसे पहले बात करते हैं तेरे नाम पे। पता पड़ा आपको उस टाइम की ये फिल्म इतनी कल्ट हो जाएगी और राधे भाई इतने कल्ट हो जाएंगे? ऐसा आइडिया बिल्कुल नहीं था, पर लेकिन जब फिल्म कर रहे थे तो एक आपको फिल्म जब करते हो वाइब आती है फिल्म की, आपको पता चलता है क्या हो रहा है। और सतीश जी जितने पैशनेटली वो फिल्म बना रहे थे, तो लग रहा था कि हाँ ये फिल्म वर्क करेगी। सॉन्ग्स हिट हो रहे थे उससे, जब हम शूट कर रहे थे तभी लग रहा था हम, क्योंकि हम बार बार गुनगुना रहे थे उन सॉन्ग्स को। और सलमान भाई पे वो जो हेयर स्टाइल थी इतनी कमाल की लग रही थी, वो सूट कर रही थी। मुझे याद है जब मैंने उनको पहली बार देखा था, आई वाज लाइक वाओ, इतना हैंडसम भी कोई हो सकता है क्या, इतने हैंडसम हैं वो। और या अच्छी कास्ट थी, अच्छी स्टोरी थी, बहुत खूबसूरती से बनाई गई, तो यकीन तो था फिल्म चलेगी। लेकिन मुझे याद है मेरे पास अभी तक वो ट्रॉफी है सिल्वर जुबली की। ओके। तो वो फिल्म सिल्वर जुबली की थी। अभी तो आजकल सिल्वर जुबली लोग जानते नहीं होंगे, तो 25 वीक्स राइट। उस फिल्म ने किए थे, जो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो उसकी ट्रॉफी अभी तक मेरे घर पर है। बट टच में रहे सलमान खान के उसके बाद? नहीं, बिल्कुल टच में नहीं हूँ। एक्चुअली मैं एक बार सिर्फ जब मैं नॉमिनेटेड था NH10 के लिए और मुझे अवार्ड मिला था आईफा स्पेन में, मैं जब मुझे बताया गया पोजीशन आप यहाँ बैठिए, तो सलमान भाई 1-2 कुर्सी छोड़ कर बैठे हुए थे। और मुझे आइडिया नहीं था कि सलमान भाई मुझे पहचान लेंगे, क्योंकि बहुत टाइम मैंने उसके बाद कॉलेज में ग्रेजुएशन की और थिएटर किया, उसके बाद मैं बॉम्बे आया, और इतने टाइम के बाद मुझे फिर काम मिला था जी। तो, और उन्होंने मुझे देखा, क्योंकि मैं 3 पीस पहन के बैठा हुआ था। ओके। फिर उन्होंने अपनी पार्टी में बुलाया, बात हुई, और वो बहुत खुश थे, कह रहे थे कि प्राउड ऑफ यू, तुमने यहाँ बहुत कमाल की अचीवमेंट तुमने पाई है, और ऐसी मेहनत करते रहोगे आप। क्या बात है। इस पूरी जर्नी में एक चीज़ का जिक्र आपने बार बार किया, पार्ले जी, आपके बाकी इंटरव्यूज़ में। क्या दोस्ती है एस्पायरिंग एक्टर्स की पार्ले जी के साथ? क्योंकि नवाज भाई भी कहते हैं कि पार्ले जी ने बहुत हेल्प की उस दौर में। एक तो वो बहुत रीजनेबल प्राइस में आते थे, अभी भी मेरे ख्याल से बहुत रीजनेबल प्राइस में आते हैं। और ये था कि जैसे मैंने बताया, थैला टांग के आप जंग के लिए निकलते थे, तो 5-5, 6-6 फ्रेंड्स हम एक ही रूम में रहते थे, और खाने को पैसे होते नहीं थे। कितनी बार तो सिर्फ ऐसे ही सो गए, क्योंकि ऑडिशन दे के आए, लेट हो गए। कई बार पैसे भी नहीं होते थे राइस खरीदने के या दाल खरीदने के। तो वो पार्ले जी ये था कि उसकी खूबी है कि आप उसको पानी में डुबो के भी खा सकते हो, और कोई दिलदार इंसान है या किसी ने, उस टाइम पे इतना लगता था कि किसी ने
चाय ऑफर कर दी और उसको चाय में डुबो के खा लिया। तो या वो दिन मतलब पार्ले जी ने बहुत बहुत साथ दिया, क्योंकि ऑडिशंस में हम बैठ जाते थे, मैं अपनी स्क्रिप्ट लेके कैरी करता था क्योंकि टाइम बहुत लगता था। आप एक ऑडिशन में गए 6-6 घंटे बैठे हो, फिर आपका नंबर आता था, तो मैं अपना कुछ ना कुछ काम करता रहता था किसी न किसी कैरेक्टर पे, स्टोरी में। तो वो क्या हुआ, चुपके से निकाला, 2 पार्ले जी खा लिए। और मेरे पास बसों में, ऑटो तो सपना था ऑटो में बैठना, तो बसों में चलने की भी टिकट के पैसे नहीं होते थे, क्योंकि आप या तो फ़ोटोज़ बाँट लो उन पैसों से, या रेंट दे दो, या खाना चला लो। वहाँ जब पहुँचता थे तो वो 2-2 एक ही पैकेट की मेरे पास वो होती, कई कई बार तो वो भी नहीं होती थी। फिर एक बार बीच में ₹2 का स्टार्ट हुआ था। जी। एक ₹5 का, ₹4 का आता था, एक ₹2 का था। तो कई बार होता कि हाँ, नहीं आज तो मैं ₹2 वाला ही अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, तो वो होती थी, तो एक-एक निकाला, खा लिया, फिर 1-2 घंटे बाद एक खा लिया। सो या उस पार्ले जी की मेमोरीज़ इंस्पायरिंग यार। बट कभी उस टाइम क्या ड्राइव करा था? फेम, मनी, क्या ड्राइव था कि मैं क्यों चेस करूँ? सिर्फ़ ये था कि अपने आप पे यकीन था। मुझे पता था, क्योंकि जब भी मैं परफ़ॉर्म करता था, या तो दिल्ली में जब मैंने एक्ट वन ग्रुप जॉइन किया था, तो मैं आज तक का, मैं मतलब अभी तो पता नहीं, लेकिन आज तक जितनी भी लोगों से मेरी बात हुई एक्ट वन ग्रुप में, मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मुझे जाते ही 1 महीने में लीड में रोल मिल गया था उनके पास, जो वहाँ सालों में नहीं मिलता है। इनके सर, जी, जी। अगर कोई जानते होंगे उनको, तो वो समझ सकते हैं कि वो सालों घिसना पड़ता है, तब जाके वो लीड छोटे-छोटे रोल्स देते हैं फिर। लेकिन उनको मैं पसंद आया था कि हाँ, इसके अंदर कुछ है, ये कर सकता है, क्योंकि मैं स्कूल में, मैंने बताया, कविताएं परफॉर्म करता था मैं। वो था कि नहीं, जहाँ भी मैंने परफॉर्म किया है या जब जहाँ भी एक्ट किया है, मुझे अप्रिसिएशन मिला है, और लोगों ने कहा तुम्हारे अंदर कुछ है, तुम कमाल के एक्टर हो, या तुम अच्छे एक्टर हो, तुम्हारा फ्यूचर है। तो वो एक कॉन्फिडेंस था अपने अंदर ओके। कि ठीक है, अभी वक्त मेरे साथ नहीं है, या चीज़ें नहीं हो रही है मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मुझे मुझे काम करना है, लेकिन आज नहीं तो कल तो मिलेगा, ये था। और अपने पे विश्वास था, इसलिए अच्छा ही काम किया मैंने, कोशिश बट की। कभी फैमिली ने बोला नहीं कि वापस आ जाओ, क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं, उल्टा हुआ मेरे साथ। उल्टा हुआ? हाँ, मैं एक फ़िल्म के लिए प्रिपेयर कर रहा था, 1 साल तक प्रिपेयर किया। मैं डायरेक्टर साहब का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत बड़ी फ़िल्म थी वो। मुझे ऑडिशंस हुए मेरे, उनको पसंद आया, और उसमें मैं एक डायरेक्टर प्ले कर रहा था, कैरेक्टर, और उसके 4, और वो 4 स्टोरी सुनाता है एक प्रोड्यूसर को, ओके। और वो 4 स्टोरीज़ में डायरेक्टर ने कहा तुम इतने अच्छे एक्टर हो कि तुम चारों ये तुम ही प्ले करो कैरेक्टर्स। तो 5 कैरेक्टर मुझे उस फ़िल्म में प्रिपेयर करने थे, ओके। और नसीर सर ने मुझे रिकमेंड किया था वहाँ पर। तो ऑडिशंस के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया, एंड फिर मैं उसमें काम करता रहा, 1 साल लगा मुझे तकरीबन। उनके साथ हम मिलते रहे। फिर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के बीच में जो चलता है, तो वहाँ भी प्रोड्यूसर्स ने कहा नहीं, हमें थोड़ा नोन फेस चाहिए। सो उन्होंने किसी और को साइन कर लिया, तो मेरा दिल टूट गया था। और मेरी दीदी, मेरे जीजा जी, कज़न सिस्टर हैं, जो मेलबर्न में रहते, ओके। तो उन्होंने कहा कि तुम इतने मेहनती हो, स्कूल में टॉप करते थे तुम, स्पोर्ट में अच्छे हो, हर चीज़ में अच्छे हो, बहुत पैशनेट हो, अपने काम को लेकर मेहनती हो, तो तुम्हारा फ्यूचर है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मेहनती लोगों की ज़रूरत होती है। तो तुम एक काम करो, मेलबर्न आ जाओ, तुम्हें थिएटर करना है ना, तुम यहाँ थिएटर करते रहना। सो तुम्हारे एक्टिंग का भी चलता रहेगा, और तुम्हारा फ्यूचर भी बन जाएगा। तो मैं उस चीज़ को अवॉइड कर रहा था बहुत दिनों तक। वो बार बार पूछते थे क्या चल रहा है थिएटर में, और मेरे कज़न्स या जितने लोग थे वो कहते थे कहीं दिखता तो है नहीं, बॉम्बे रहता है, पता नहीं क्या करता है। जितने भी लोग, फ्रेंड्स भी थे। तो मुझे एक बार लगा कि ठीक है, अब शायद मेरे नसीब में नहीं होगा, और मैं यहीं तक ही मेरी जर्नी है, मैं चला जाता हूँ। और मैंने डैड को कॉल किया, मैंने कहा पापा मैं सोच रहा हूँ मैं मेलबर्न चला जाता हूँ दीदी के पास, और उनके साथ कुछ, उन्होंने कहा हेल्प करेंगे मेरी बिज़नेस में या किसी चीज़ में। तो वो बोले किस चीज़ की प्रॉब्लम है? मैंने कहा नहीं, एक रोज़ की स्ट्रगल है, खाने पीने की, हर चीज़ को लेकर। बोला कि दाल रोटी की टेंशन है। मैं कहा दाल रोटी जितना कमा लेता हूँ, लेकिन मैंने बोला नहीं, उसी की टेंशन ले रहा है ना, तो तेरा पापा बैठा है, दाल रोटी के, तेरे रहने के, सबके मैं देखूंगा, तू टेंशन मत ले, तू अपने उस पर काम कर, क्या तुझे नाम है अपने आप पे पिताजी का? यकीन है। क्या नाम है उनका अतर पिताजी? सिंह। अच्छा। या तो उन्होंने वो वर्ड्स बोले, और आज मैं यहाँ हूँ, नहीं तो मैं शायद चला गया होता। क्या बात है। उस टाइम आपकी एज क्या थी जब अंकल ने कहा कि रुक जाओ? मैं हूँगा कुछ 28-29 ईयर्स ओल्ड और समथिंग। ओके। अमेजिंग। आई थिंक ये फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये जो 2-3 डेकेड की जर्नी है आपकी, ऐसी कौन सी चीज़ें इंडस्ट्री की जो लेमन को नहीं पता,
जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। बदतमीजी तो कम देखी, लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा है कि जो रियल टैलेंट हैं उनको वहाँ तक जो उनको मिलना चाहिए, जो उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए या जो जिस तरह का उनको काम मिलना चाहिए, वो थोड़ी दिक्कत है। पर वो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? कास्टिंग डायरेक्टर्स से? नहीं, वो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है आई थिंक जब वो हमारे यहाँ फिल्में कम बनती है, प्रोजेक्ट्स ज़्यादा बनते हैं। राइट। तो कैलकुलेशन है, मैं मानता हूँ आपको बॉक्स ऑफिस बहुत ज़रूरी है, बिजनेस है ना। वो होता है कि इतना ले लिया, इतना लगेगा, इतना आ जाएगा। लेकिन हमारी फिल्में देखो तो कश्मीर फाइल्स क्या लगा था, 8 से 10 करोड़ लगे थे, 400 करोड़ कमाए ना। डायरेक्टर को विजन एक क्लियर था, उनकी मेहनत थी 4 से 5 साल की, उनको अपने क्राफ्ट पे यकीन था, हुआ। और अभी भी हमारी फिल्म को, बंगाल फाइल्स को ना कमाल का रिस्पांस मिल रहा है। और तो ये है कि जो अभी अब रिसेंटली अभी आप देख लो विक्रांत की फिल्म 12th फेल कितनी चली, तो वो है। और इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, बीच में एक और मुंजिया भी चली, और भी कई फिल्में चली हैं जिनको एक्टर्स को तो जानते नहीं थे, लेकिन फिल्म अच्छी थी। सो आई थिंक बस थोड़ा सा ये हो जाए कि फिल्में कंटेंट पे काम किया जाए और अच्छे एक्टर्स पे को अहमियत दी जाए, तो आई थिंक थोड़ा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है, हमारे यहाँ कंटेंट पे ध्यान ना देके फेस वैल्यू पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जी। राइट, कि इसके फेस से शायद 100 करोड़ निकल जाएंगे तो ले लो, और कंटेंट भले कच्चा पक्का हो। राइटिंग पे अभी प्रॉब्लम है हमारे। डू यू फील दैट कि राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है? राइटिंग तो सबसे मेन है। अगर मैं एज एन एक्टर अगर मैं किसी चीज़ पे फोकस करता हूँ तो सबसे पहले राइटिंग का ही देखता हूँ कि हाँ यार ये स्क्रिप्ट कमाल की है जी। सो जब वो देखा जाए तो सबसे पहले स्क्रिप्ट ही तो हीरो है फिल्म की। राइट। जब आपकी स्क्रिप्ट में दम होगा और आपकी स्क्रिप्ट बहुत सॉलिड होगी तभी फिल्म चलेगी। फिर उसके बाद कास्टिंग आती है, फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो उस पर काम बहुत ज़रूरी है। एंड पिछले कुछ सालों में काफ़ी, मतलब पिछले डेकेड में बोल सकते हैं कि उस पर कम काम हो रहा है। काम और चीज़ों पे, जैसे अभी आपने बोला कि ये कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, इससे इतने पैसे आ जाएंगे, तो वो वर्क करना थोड़ा सा वर्क नहीं हो रहा है। ओके। हम टेक्स्ट की बात कर रहे थे, टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है और नसीर साहब टेक्स्ट पे बहुत फोकस करते हैं। नसीर साहब बहुत वोकल हैं अपनी एक आइडियोलॉजी को लेके, जो शायद आपकी फिल्मों से विपरीत है, कुछ एक आध फिल्मों से, बंगाल और कश्मीर से। कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने कभी बोला है कि यार ये ठीक नहीं है दर्शन, या कभी कुछ बात हुई इस बारे में, कभी कॉन्वर्सेशन हुई उस बारे में कश्मीर फाइल्स को लेके विद नसीर साहब आपकी? नहीं, मैं लास्ट टाइम रणदीप हुड्डा की और लिन की शादी में मिला था उनसे। अच्छा। और वो वैसे ही उतने ही प्यार से मिले मुझे जितना पहले मिले, बल्कि उससे भी ज़्यादा, कि मतलब मेरी फिल्म हिट हो गई है और मैं लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ। मुझे उनको मुझ पे शुरू से विश्वास था कि तुम लाइफ में अच्छा बनोगे, तो वो उस तरह का हग मिलना, मैं समझ जाता हूँ कि उनकी, क्योंकि मैं कितने सालों से उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो उनका जो हग था, जो प्यार था, वो उतना ही रहा। और एक भी शब्द हमारी काम को लेकर या इस फिल्म को लेकर कभी बात नहीं हुई। ओके, इंटरेस्टिंग। आपने हाथ में ये कुछ? हाँ, ये एक्चुअली मैंने अभी 10-15 दिन से पहनना शुरू किया है। ये रिलीज से पहले की हाँ? जो एक प्रिपरेशन वो है, रिलीज से पहले कि रिलीज बेटर हो जाए? देखो, मेरे फ्रेंड हैं, वो उसने पहना हुआ था। अच्छा। और उसने कहा कि मेरे ये पहनने के बाद मेरी लाइफ बदल गई। अच्छा। इज़ इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो वो कुछ MD तक पहुंच गए, बहुत बड़ी पोस्ट पे। तो मैंने कहा ये वर्क करता है? बोले ट्राई कर लो तुम, मुझे तो वर्क कर रहा है। उतार के दे दिया? नहीं, फिर वो जहाँ से खरीद के लाया, वो उस जगह मुझे लेके गया अपने साथ, और वहाँ पूजा, उस दिन मैं लकी भी हूँ, आई फील गॉड इज़ विद मी। उसी दिन उस शॉप पे पंडित जी आए हुए थे, जो मोस्टली वहाँ आते नहीं हैं उस शॉप में, और उन्होंने कहा कि अरे दर्शन, तो उन्होंने प्रॉपर पूजा की गंगा जल में डाल के और वो करके, और तब से मैं पहना हुआ है। अब मेरी फिल्म हिट हो जाए बस। हो जाएगी। अच्छा, ये एक फोमो है क्या आपके अंदर? क्योंकि जस्ट उन्होंने बताया कि मेरे लिए काम किया, आपने कहा मुझे भी चाहिए, ये कहीं ना कहीं एक डीप सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी से आता है कई बार, या एक आस्था से आती है चीज़? आस्था से।
क्योंकि मैं गॉड में बहुत बिलीव करता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला पहले कि शुक्र भगवान ने मुझ पे इतनी कृपा की, और अभी भी मैं भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो हर सोमवार मैं दूध चढ़ाने जाता हूँ। हमारी सोसाइटी में भोले बाबा का मंदिर है, और लकीली मैंने जहाँ भी शिफ्ट किया है आज तक, पता नहीं क्यों भोले बाबा का मंदिर होता है वहाँ पर आसपास। हाँ, नहीं उस सोसाइटी के अंदर ही। अच्छा। मैक्सिमम टाइम ये हुआ है कि उनका शिवलिंग वहाँ होगा ही। पता नहीं, मैं ये नहीं कि मैं जानबूझ के मैं ढूंढा हो, ऐसा मिलते ही हैं। बट बॉम्बे में काफ़ी कम सोसाइटीज़ के अंदर हाँ, मैं पहले इनलेक्स नगर में रहता था। जी, मैं रहा हूँ इनलेक्स। तो आपने देखा होगा जी। वो सामने ही नीचे, तो मैं वहाँ जाता था हर सोमवार को। अभी मैं ओब्रो स्प्रिंग्स रहता हूँ, वहाँ पे भी मंदिर है भोले बाबा का। और मुझे अभी फिल्म ख़त्म करने के बाद मुझे इतना कनेक्शन समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगता पता नहीं मैं क्यों इतना, मुझे लगता शायद जैसे मैंने महादेव किया या उससे पहले, मैं पहले से ही बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ भोले बाबा का। तो मुझे वो कनेक्शन समझ में नहीं आता, जो मुझे अभी बहुत रिसेंटली समझ में आया। मैं शूट कर रहा था बिहार, जैसे मैंने बताया। वहाँ के बाद मैं सीधा घर जाता हूँ। मैं घर गया दिल्ली कुछ टाइम बिताने के लिए मॉम डैड के साथ, और पापा ने कहा चलो बहुत साल हो गए, ऐसे ही एक घूम के आते हैं। मैं कहा हाँ, मेरा भी प्लान था उनको बोलने का। तो मैंने कहा कि उन्होंने एक मंदिर बनाया था, मेरे भाई ने भी सजेस्ट किया, मेरे भी दिमाग में है। होडल, पलवल होडल एक जगह है हरियाणा में, वो पहले वहाँ जॉब करते थे। तो वहाँ पर एक भोले बाबा का उन्होंने खुद से एक मंदिर बनवाया था अपने उस टाइम में। अचानक ही क्या हुआ कि हम आगरा जा रहे थे, सोचा आगरा भी चले जाएंगे और मंदिर के दर्शन करके आएंगे। जब मैं वापस आया, हम आते वक्त दर्शन करने गए भोले बाबा के, और वो एक अलग एनर्जी थी। तो आई थिंक मेरे पापा शुरू से बहुत बड़े भक्त रहे थे उनके, या फिर उनका आशीर्वाद है शुरू से मेरे ऊपर, या क्या। तो वो एक कनेक्शन, मैं बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे मैंने पापा के साथ और हम सब ने, और अब समझ में आया कि मैं इतना क्यों उनकी इतनी भक्ति करता हूँ। तो ये मैं कोशिश करता हूँ हर चीज़ में पॉजिटिव देखूँ। ओके। मैंने एक लाइफ में एक चीज़ सीखी बहुत रिसेंटली, कि ना खुश रहना एक चॉइस है। राइट। जो मुझे पहले नहीं पता था, जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू। क्योंकि जब मुझे कोई भी काम मिलता था, मैरी कॉम मिली, तो मुझे अच्छा करना है और मेहनत करनी। फिल्म आ गई, मेरे काम को अप्रिसिएशन मिला, मुझे हर अवार्ड में नॉमिनेशन था, पर मुझे अवार्ड क्यों नहीं मिल रहे। मुझे इतने लोग, मुझे जैसी फिल्में सोच रहा हूँ वैसी फिल्में क्यों नहीं ऑफर हो रही। मुझे संजय लीला बंसाली सर ने लॉन्च किया है, प्रियंका चोपड़ा के ऑपोजिट है, मैं हीरो आया हूँ, मुझे क्यों नहीं हो रहा। और वो अंदर ही अंदर में कुड़ता रहता था। एनएस्टन आई, इतनी सुपर हिट हो गई, मुझे इतने अवार्ड्स मिले, फिर अंदर से नहीं, अब और काम क्यों नहीं आ रहा जैसा मैं चाहता हूँ। वो काफ़ी सालों चला। तो लास्ट 2 साल से 3 साल से, शायद कोविड के बाद या कोविड से, मुझे कहीं ये लाइन पढ़ने में मिली कि हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। राइट। तो अब वो मैंने एक्सेप्ट कर ली है। बट जैसे अभी आप सक्सेसफुल हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं एक डिसेंट लाइफस्टाइल की, अब डर नहीं है कि लंच मील कहाँ से आएगा, अब ज़रूरत नहीं है पार्ले जी की, राइट। बट जब इंसान उस सिचुएशन में होता है, जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है, वहाँ ना हैप्पीनेस चॉइस होती है उस टाइम भी हमारे पास? हाँ होती है। कैसे टैप करूँ मैं उसको आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि मैं एक्चुअली सच बताऊं तो उस दौर से बहुत सीखा। देखो फ्रस्ट्रेशन आती थी, मैं मानता हूँ, लेकिन जब हम उसके बाद घर आते थे तो वो जो सारे एक टोली होती थी हमारी 5-6 दोस्तों की, उनके साथ बैठना, उन सबकी कहानियाँ। अभी टच में है वो सारे एस्पायरिंग एक्टर्स? हाँ, मतलब वो टच में है। वो काफ़ी लोग चले गए हैं छोड़ के, उनमें से एक ही मॉडलिंग में अच्छा कर रहा है, रॉबी। ओके। तो वो रेमंड्स का फेस भी है, तो वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। उसके अलावा कुछ टाइम तक हमारा मतलब पड़ोसी था, हमारा मतलब मेरा दोस्ती है राजेश गुलिया, उसका रूम पार्टनर मतलब इनलेक्स में ही सुशांत सिंह राजपूत, तो वो भी आते थे। इनलेक्स में ही रहते थे आपके? हाँ, इनलेक्स में रहते थे, वो आते थे हमारे साथ, खेलते थे। ये कौन सी ईयर की बात है? ये बिगनिंग में, वही मेरे ख्याल से। अच्छा, तो वो भी स्ट्रगल कर रहे थे? हाँ, स्ट्रगल और इनलेक्स में थे और आपके साथ वो खेलने आते थे? हाँ, हमारे साथ गैंग के साथ बैठते थे। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि एक ही सोसाइटी थी, एंड तो ये वो दौर था जब मेरे सारे फ्रेंड्स रात भर मस्ती, ताश चल रहा है, मस्तियाँ चल रही हैं, और मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ। मैं सुबह उठता था 5 बजे,
क्योंकि मुझे पार्क में जाके अपना, क्योंकि एक ही रूम है वहाँ रियाज नहीं कर सकता था, वो जग जाते थे। अच्छा, उतना Voice के था ऊपर। कि रोज रियाज करना है, क्राफ्ट पे रोज मुझे काम करना यस, है? मैं अभी भी करता हूँ रोज? विदाउट फेल। ओह इंटरेस्टिंग। या आज सुबह भी करके आया। सो वो रियाज करना होता था तो स्पेस होता नहीं था, तो मैं पार्क में जाता था। कुछ इमेजिनेशन की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं बहुत फनी। एग्जाम्पल? इट्स लाइक एक स्पेस है, आपको एक स्पेस क्रिएट करना है, ठीक है, इमेजिन करना है मुझे। इमेजिन करना है एक स्पेस, और उस स्पेस में आपको आपकी एक इंटेंशन होनी चाहिए कि क्यों जा रहे हो उस स्पेस में, और वो इंटेंशन को फुलफिल करके आना है। और उसमें थोड़ी सी ये होना चाहिए कि अर्जेंसी ज़रूरी है, नहीं तो आप उस जगह में आराम से टहलते रहोगे बस। तो वो स्पेस दिखना चाहिए। अगर आप अभी मुझे कुछ भी बोलो, स्पेस, इस स्पेस को इमेजिन करने में मुझे 1 सेकंड लगता है। बट ये जो फनी हेलो एक्सरसाइज आर्यन, कर रहे थे तो आप, हाँ तो इसमें जो आसपास के लोग थे वो नहीं हाँ कहते कि हो क्या रहा है इसको? हाँ, हुआ ऐसा, कई बार हुआ। मेरा एक फ्रेंड, एक दिन उसको मूड हो गया था, वो सुबह जॉगिंग के लिए गया था, तो मैं एक कॉर्नर ढूंढ के रखता था अपना, बिल्कुल जहाँ से फेस उधर रखता था। तो वो एक जेंटलमैन आया, वो वहाँ वॉक कर रहे थे, तो बोला हाँ हाँ ये ऐसे ही है, सटकेला कुछ कुछ करता है। एक बार तो बहुत कमाल का था, वो एक इमेजिनेशन की एक्सरसाइज होती है वॉकिंग स्टिक की, तो उसमें ना मैं ऐसे कर रहा था, तो बच्चे खड़े थे, मैं बीच में रोकता नहीं हूँ, मैं काफ़ी, क्योंकि वो बीच में रोक नहीं सकते, वो एक्सरसाइज में अपना कर रहा था। तो वो कहता है टॉफ़ी खाई। ये अभी अभी वो कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, समथिंग समथिंग। तो बहुत फनी इंसिडेंट होते थे, बट वो क्राफ्ट पे काम करना होता था, करना ही होता है। बट कभी कुछ वाइसेस नहीं थे उस टाइम पे? सब पार्टी कर रहे हैं लोग, कुछ वाइसेस नहीं? आप यू डोंट स्मोक, यू डोंट ड्रिंक? नो, नो वाइसेस? क्या वाइसेस है आपके? कुछ तो वाइसेस होंगे। जिम जाना बहुत पसंद है। वाइस कहाँ हुआ ये? हाँ, ये वाइस नहीं होता, लेकिन हाँ मतलब अब मैं क्या बताऊँ, मतलब ऐसा कुछ है नहीं बट मैं। ऐसे कैसे पॉसिबल है? एक्टर्स, सबसे ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस एक्टर्स को ही होती है, जी क्योंकि वो क्राफ्ट जो आप बता रहे हैं उसमें सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। जी, अगर आप ये कर रहे हैं, बच्चे को टॉफी दिख रहा है, मतलब आप सही से क्राफ्ट पे काम कर रहे हैं, विच इज़ अ बिग थिंग। आपको नॉलेज है इसकी या? जी, तो अगर आप इतना सेल्फ अवेयर हैं, हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट यू आर परफेक्ट? कुछ तो इम्परफेक्शंस होती है ना एक आदमी की, विच यू फील यू वांट टू वर्क ऑन। गुस्सा शॉर्ट टेम्पर्ड? या ओके। नहीं, मतलब मैं एकदम शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हूँ, मैं ना थोड़ा सा बहुत केयरिंग हूँ, तो मैं कुछ चीज़ें सामने वाले को बोलता नहीं, लेकिन वो जब रिपीट 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 होती रहती है ना, एक बार समझाने के बाद, 2 बार 10 बार समझाने के बाद भी, लेकिन वो आदमी जब वो, तो मेरा एकदम से वो, आप सिंगल हैं अभी? हाँ, तो ज्वालामुखी फट जाता है। ओके। तो वो ज्वालामुखी को अपने आप को संभालना, मतलब वो बहुत ही वो लगता है कई बार, तो उसके लिए मैंने अभी मेडिटेशन स्टार्ट किया है। कुछ फ़र्क हुआ उससे? कुछ फ़र्क पड़ा? हाँ, फ़र्क पड़ा, बहुत फ़र्क पड़ा। ओके। घंटों अपने आप पे काम करना होता कुछ गिल्ट है कि मैंने गुस्से में कुछ ऐसा बोल दिया कभी? कुछ कभी एक्सट्रीम चीज़ की है? इफ़ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग, जिससे सीख मिली आपको? है। 1-2 बार मैं बताना चाहता किन के साथ कैसे हुआ, बट सेट्स पे एक बार, कई बार जो चीज़ होता है कि आपको लगता है कि आपको आपके अकॉर्डिंग नहीं चीज़ें नहीं हो रही हैं और आपको उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो वो निकल जाता है। तो एक बार ऐसा निकला था जो मैं रिग्रेट करता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि होता है कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है, अगर आपका बड़कपन है कि आप शांत रहो, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो अभी थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ लाइफ में। ठीक है, इम्पल्स पे काम करना सीख रहे हैं अभी आप। मूविंग ऑन, आपकी जर्नी में डॉट्स बहुत कनेक्ट हो रहे हैं। सतीश कौशिक साहब, तेरे नाम मुझे कुछ कहना है, और इनफैक्ट उनकी आखिरी फिल्म कागज़ 2 में आप पार्ट थे। जी, ये वी मिस हिम अ लॉट, क्योंकि उनका काम जो है ना, हम सब सेलिब्रेट करते हैं, चाहे मिस्टर इंडिया हो, चाहे तेरे नाम हो। कुछ याद है उनसे आखिरी मुलाकात कब मिले थे, क्या बात हुई थी? मतलब ये कागज़ 2 की एडिटिंग का टाइम था, मतलब ऑलमोस्ट चल रहा था, और वो ऐसा होता था कि हफ्ते में 1-2 बार तो उनके रात को 1-2 बजे फ़ोन बजते थे, और तूने बेटा इस सीन में क्या काम किया है, क्या इमोशन डाले हैं। एंड कई बार मैं उठा नहीं पाता था क्योंकि जल्दी सो जाता हूँ। तो उनका था कि अरे तुम पहले एक्टर हो, अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहते। मैं कहा सर सॉरी, मैं सो गया था। मैं सुबह उनको कॉल करता था, और उनका इतना प्यार था कि
उनसे तो वो तो सामने तो बोलते ही थे। कितने मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको, इंडस्ट्री के फ्रेंड्स, अच्छे एक्टर जो उनके साथ काम करते थे, जैसे चंदन रॉय साहनी, एक आंसर वो जो मेरे साथ आश्रम में थे, वो कहते थे यार मैं सतीश जी के साथ काम कर रहा था, अभी उन्होंने एक फिल्म की थी, और बोले जब भी हम मिलते थे कहते थे देखा दर्शन कमाल का एक्टर है ना, और बोले तुम्हारी तारीफ में हम घंटों वो बातें करते थे। मुझे कभी एक इवेंट में कहीं उन्होंने मुझे देख लिया किसी सोशल मीडिया पे या कुछ, कहते थे, कॉल आता था उनका कि दर्शन तू तो एकदम रॉक स्टार लग रहा है, तू तो ये लग रहा है, तू, वो इतना प्यार था ना उनका। आई मिस हिम। We all miss him. You want to take some water? एंड या सो और आने से पहले जैसे आपने कहा लास्ट, मुझे याद है कि उनका दिल्ली से कॉल आया था, और हम एक्चुअली हम 3 फिल्में करने वाले थे, मुझे फिल्म में लेके 3 फिल्में बनाना चाह रहे थे, खुद डायरेक्ट करने वाले थे नेक्स्ट। अच्छा। मुझे लीड में लेके, और उनका कॉल आया था कि मैं जल्दी आता हूँ, आ रहा हूँ दिल्ली से, और फिर हम मिलते हैं और विल स्टार्ट वर्किंग टुगेदर अगेन। आई एम एक्साइटेड एंड I'm really sorry for your loss, Darshan. You want some break? नो नो आई एम गुड। उनको बहुत बहुत मिस करता हूँ। ठीक है, जर्नी आगे बढ़ती है थोड़ा सा हम। अच्छा, मैंने एक चीज़ आप में ऑब्जर्व की है कि आप थोड़े से आर्टिस्ट हैं वैसे जिनको बहुत चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, आप वल्नरेबल हैं थोड़े से, यहाँ तो लाजमी है, बट कुछ पॉइंट मैंने आपको देखा पब्लिक अपीयरेंस में कि चीज़ें आपको इम्पैक्ट करती हैं। कुछ हीलिंग प्रोसेस नहीं हुआ है? आपको लगता है कि आप शुरू से ऐसे थे या अभी चीज़ें आपको बहुत इम्पैक्ट करी है हाल ही में? मैं पहले बहुत सेंसिटिव था, बहुत ज़्यादा। अभी धीरे धीरे अपने आप को कोशिश कर रहा हूँ कि फिल्म्स देख के रोते हैं? हाँ, इमोशनल सीन्स होते हैं, इमोशनल सीन्स होते हैं बिल्कुल, या जो फिल्म टच करती है। आपने काम किया विथ लॉर्ड बॉबी, हम Yes. उनको लॉर्ड बोलते हैं। यस, आई थिंक जो चॉइसेस ऑफ स्क्रिप्ट्स आपकी हैं और जो आपके को एक्टर्स हैं ना, ये बड़ी अमेजिंग चीज़ें आपने की है। आश्रम में जब मैं देखता हूँ लॉर्ड बॉबी को, हम लॉर्ड उनको बोलते हैं प्यार से, ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है, प्यार है उनके लिए, वो बहुत प्यारे इंसान है। बट बहुत मैंने प्यारे एक इंसान। सेम पैटर्न उनमें भी देखा कि मुझे कुछ पब्लिक अपीयरेंस में वो भी आजकल थोड़े से वल्नरेबल हैं। मैं उनको देख रहा हूँ कि अच्छा, अनुराग कश्यप सर ने एक बात कही थी अभी कि, तो उन्होंने कहा कि बहुत वल्नरेबल एक्टर हैं, बहुत सेंसिटिव एक्टर हैं। यू ऑल्सो फील दैट कि वो हैं ऐसे? अब वो दिल से बहुत साफ हैं। जो दिल से साफ होते हैं ना, वो लोग थोड़े इमोशनल होते हैं। बट कितनी अच्छा ये एग्जाम्पल ऑफ मैस्कुलिनिटी है ना। और मैं बहुत सेलिब्रेट करता हूँ ऐसे मर्दों को जो रोते हैं, जो दिखते स्ट्रॉन्ग बट रोते हैं। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता भी है। इफ़ यू हैव सीन इस जर्नी ना बॉबी देओल की, तो 90s में जो माचो और वो सब चीज़ें, बीच में एक दौर आया थोड़ा सा, फिर रेस के साथ ही गेट बैक टू ऑन द ट्रैक अगेन। मैं देखता हूँ कि उनमें भी एक चीज़ है कि वो बहुत इमोशनल होते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आश्रम के सेट पे ही वो? हाँ, एक बार हुआ था कि वो, जैसे मैंने बोला, बहुत इमोशनल हैं, और उनकी फैमिली की बॉन्डिंग बहुत कमाल है, एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं, वो सीखने लायक है। तो उनके बेटे कुछ शायद यूएस में पढ़ने के लिए जा रहे थे, और वो कुछ गैप था, कुछ ब्रेक था उस टाइम पे, और उनको वो छोड़ने जा रहे थे। तो वो सो इमोशनल अबाउट दैट कि मेरा बेटा जा रहा है एंड आई विल मिस हिम। मैं समझ सकता हूँ उनकी फीलिंग, क्योंकि मैं भी थोड़ा इमोशनल इंसान हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि वो क्या फील कर रहे होंगे कि जब तो या, और वो उनके काम में भी दिखता है अभी। राइट। वो इतना पैशनेटली काम कर रहे हैं ना। अभी भी हम कुछ दिन पहले उनके घर पे ही मिले थे, हमारा पूरा गैंग आश्रम वाला, उनके साथ ही बैठे थे। तो वो अपनी फिल्म्स को लेकर या अपने क्राफ्ट को लेकर इतनी बातें करते हैं ना, इतना अच्छा लगता है उनके साथ कि मतलब मैं अब ये फिल्म कर रहा हूँ, अब मैंने ये काम किया है, अब ये आने वाला है, इसमें मैंने ये इस तरह की मेहनत की है। इवन भी प्रोसेस पे हम भी बातें करते हैं, तो अच्छा लगता है कि वो चाह रहे हैं अच्छा काम करना, और उस पर मेहनत दिन रात करते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपकी लाइफ में है कि आपको संजय लीला बंसाली ने बुलाया मिलने के लिए फॉर NH10, इज इट राइट? विच फिल्म? मैरी कॉम। और आपने कोई थिएटर प्ले बीच में छोड़ के गए थे आप? हाँ, ये क्या किस्सा है भाई साहब? ये न्यूज़ अरे रिसर्च हमारी स्ट्रांग है। कमाल है आपकी रिसर्च।
मैं एक्चुअली मुझे याद है सबसे पहले वो प्रोसेस बहुत लंबा था। मैं दिल्ली में था, मुझे पराग मेहता का कॉल आया, जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत ही कमाल के, और उन्होंने मुझे मेरा प्ले देखा था और मेरा काम पसंद था उनको, तो उन्होंने कहा तुम आओ प्रियंका चोपड़ा के ऊपर। पता नहीं उस फिल्म का क्या था कि जैसे वो फिल्म अनाउंस हुई थी मुझे लगा था मैं कर रहा हूँ ये फिल्म। ओके। पता नहीं क्यों, कहाँ से एक आवाज़ आई मुझे कि मैं इस फिल्म में लीड में होने वाला हूँ प्रियंका के ऊपर। क्योंकि आपके जिस तरीके से आप दिखते हैं, शायद वो लुक के हिसाब से, क्योंकि लुक बेस्ड कास्टिंग होती है, वहाँ से बिलीव आया वो? वहाँ से नहीं आया, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि यार इस फिल्म में मेरा होगा। ओके। जब मुझे वो कैरेक्टर भी दिया गया काम करने के लिए, तो मैंने बहुत R&D की उसके बारे में, वीडियोस देखे ऑनलर के, और मैंने उस कोशिश की वो बॉडी लैंग्वेज लाने की जी। एंड फिर मेरा ऑडिशन के लिए मैं श्रुति महाजन कास्टिंग डायरेक्टर हैं बहुत बड़ी, वो पराग उन्हीं के साथ काम करते थे उस वक्त, तो मैं उनसे मिला। उन्होंने कहा, मेरे लंबे बाल थे, कि पहले एक लुक ऑडिशन लंबे बाल में करेंगे फिर छोटे बालों में करेंगे। वो प्रोसेस हुआ, फिर उमंग सर ने मेरा ऑडिशन देखा, उन्होंने बुलाया 2 मिनट में, उन्होंने मेरे से एक सवाल किया कि थिएटर करते हो? मैं कहा हाँ सर, एंड ही लव्ड माय वर्क। 2 मिनट में बोला तुम मेरे ऑनर हो, एंड मुझे लगा कि अब तो हो गया काम। फिर था नेक्स्ट जंग लड़नी थी कि संजय लीला बंसाली सर को मैं पसंद आ जाऊं किसी तरीके से। अच्छा, तो लास्ट अप्रूवल वो देते? बोले हाँ नेक्स्ट उन्हीं की, हाँ प्रोड्यूसर हैं वो, और वो हमारे लिविंग लेजेंड, इतने कमाल के डायरेक्टर हैं। तो बोले कि उनसे मिलना है, एंड उनको कुछ फ्लाई करना था आउट ऑफ इंडिया, 1 महीने के लिए कुछ था उनका। तो उन्होंने मुझसे पूछा गया कि अभी कहाँ हो? मैं कहा यहीं आसपास में ही हूँ। तो बोले कि आ जाओ और संजय लीला बंसाली सर से मिल लो, क्योंकि वो फिर निकल जाएंगे, फिर टाइम बहुत निकल जाएगा कास्टिंग के लिए। मैंने कहा ठीक है, और मैंने कहा पर मैं आज मेरा 6 बजे और 9 बजे का शो है, सो प्लीज़ जल्दी फ्री हो जाऊँगा ना। पराग ने कहा डोंट वरी, जल्दी फ्री हो जाओगे। फिर वो मैं उनकी वेट करता रहा, 12 बजे से स्टार्ट हुआ था, फिर 4 बज गए, 5 बज गए, मैंने कहा अब तो मुझे हमें किसी भी तरीके से 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले थिएटर में पहुंचना होता है। मैं वहाँ पहुँच गया, मैंने कहा अब मैं वहाँ बैठा हुआ था, मैंने कहा अब तो मैं जा रहा हूँ पराग भाई प्लीज़ डोंट माइंड, बट शो मस्ट गो ऑन, शो मेरे चक्कर में कैंसिल नहीं हो सकता। मैं भागा वहाँ से, मैं वहाँ पहुँचा हूँ 5:30 के करीब, और पराग का कॉल आया कि सर बाहर निकल गए हैं, तुम फट से आ जाओ। अरे बाप रे। मैंने कहा मैं कैसे आऊँ, क्योंकि आने में इतना टाइम जाएगा। तो मैं सोच रहा था किसी से बाइक लूँ, क्या करूँ, वो भी नहीं मिली, और मैं बाइक लेके भी नहीं गया था, क्योंकि मैंने लगा था बाल ख़राब हो जाएंगे, हेलमेट वेलमेट पहनूंगा। तो वहाँ से फिर मैंने भागा, एक ऑटो लिया। थैंकफुली उस दिन कम ट्रैफिक था, तो मैं किसी तरह यशराज पहुँचा, संजय लीला बंसाली सर से मिला। मैं दुआ कर रहा जल्दी 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 हो जाए, मुझे छोड़ दें। सो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है हम बताते हैं आपको। मैं वहाँ से जो भागा हूँ और यशराज के बाहर तो आया। ये मीटिंग कितनी मिनट की थी? होगी 10 मिनट। ओके। मैं बाहर आया और मैंने आके बाहर एक बाइक पे थे कोई जेंटलमैन, मैंने उनका हाथ पैर जोड़ा कि मेरी बहुत इमरजेंसी है, प्लीज़ लाइफ का सवाल है, आप मुझे वहाँ तक छोड़ दो, क्योंकि बाइक पे ही सबसे फास्ट पहुँचा जा सकता है। और वो मान गए, उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ा पृथ्वी थिएटर, और मैं अंदर गया हूँ, मैंने भाग के कपड़े चेंज किए हैं और मेरी एंट्री आ गई थी। ओह, ये प्ले नसीर साहब के साथ ही था क्या? ओह, तो नसीर साहब ने क्या बोला? ये पता नहीं, अभी उनको पता चलेगा। ओह, तो नसीर साहब अगर आप क्योंकि पॉडकास्ट देख अलाउड रहे ही हैं, नहीं है, राइट, तो मैंने अपनी लाइफ का बहुत क्योंकि बड़ा बहुत risk स्ट्रिक्ट है नसीर साहब ना अपने प्रैक्टिस को काम से लेके। बड़ा कुछ, मैं भी Right. उनसे सीखा हूँ, काम से बड़ा भगवान कुछ, उनके लिए काम भगवान है। क्या बात है, आपने ये जो बंक करके आप भागे हैं। मैं बोल के आया था, मैं जयराज सर को मैंने बोला सर मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ, ये नहीं बोला मैं वहाँ जयराज जी जो मिलने। उनको उनके साथ हाँ जी, रहते हैं, जयराज जी सर प्रोड्यूसर हैं मॉटली के जी ग्रुप के, और उनके मैनेजर हैं। जी जी। तो मैंने कहा सर मैं 15, तो उनको लगा बाहर, मैंने कहा मैंने बहाना मारा था उनको कि मेरे दोस्त की मम्मी की गिर गई है बाहर, मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारी एंट्री है, तुम्हारा है। तो मैं अपने फ्रेंड को बोल के गया था प्लीज़ संभाल लेना, मैं आ रहा हूँ। तो पर भगवान ने संभाल लिया हो। क्या अगर बात मैं वो है। रिस्क नहीं लेता तो वो शायद फिल्म नहीं हो पाती। बट कैसा था एक्सपीरियंस टोटल ओवरऑल? प्रियंका चोपड़ा, एंड इट वाज बिग थिंग। मैं समझ सकता हूँ वो सपना जो वहाँ से शुरू हुआ था ना, लीड संजय लीला भंसाली, प्रियंका चोपड़ा, डे 1, क्या दर्शन अंदर से कांप रहे थे क्या उस दिन? शायद मेरा जो बचपन से मैं थिएटर करता था वहाँ काम आया। वहाँ काम आया, जो नसीर सर के साथ, जो नीना गुप्ता जी के साथ, राजेंद्र गुप्ता जी के साथ सीखा,
मैं ऑलरेडी सुपरस्टार लेजेंड्स के साथ काम कर रहा था, तो उनके साथ स्टेज शेयर करना बहुत बहुत प्राउड मोमेंट होती है। मैंने नसीर सर के साथ कई प्लेस किए हैं और वो सीखने को मिलता है। और उस वक्त क्योंकि नसीर सर टास्क मास्टर हैं, जब वो नॉर्मल हमारे साथ जब होते हैं तो वो फ्रेंड बन जाते हैं, लेकिन जब वो काम कर रहे होते हैं तो उनको कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि आप अपने काम के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करो। और तो हमें पता था, तो वो जो स्कूलिंग थी, जो उनके साथ काम करना या अपने क्राफ्ट पे कैसे काम करना। मुझे याद है जब मेरा इस फिल्म में सिलेक्शन हुआ, हम पृथ्वी में शो कर रहे थे और मैंने नसीर सर को बोला कि सर मुझे ऐसे फिल्म मिल गई है, तो एक प्रोसेस है हमारा एक्टिंग पे काम करने का, कैरेक्टर पे काम करना। तो मैंने बताया मैंने ये इस पे मैं काम कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, और क्या करूँ सर बताइए ना प्लीज़, क्योंकि मेरी पहली फिल्म है इतनी बड़ी। तो उन्होंने कहा और इसके बाद जो डायरेक्टर बोले वो फॉलो करना, तुम राइट बात पे हो। फिर फिल्म देखने के बाद भी उनका कॉल आया था, उनको मेरा काम बहुत पसंद आया। इवन उन्होंने उमंग सर को भी कॉल किया था, उनको फिल्म बहुत पसंद आई थी मैरी कॉम, और मेरा काम भी। सो या बट कभी डर था क्योंकि प्रियंका चोपड़ा पिक स्टार कि कहीं मैं ओवरशैडो ना हो जाऊँ इस पूरी परफॉर्मेंस के अंदर? कभी ऐसा फील भी नहीं हुआ? हालांकि आपने स्टैंड आउट किया, आपने शाइन लाइक आउटसाइड, मैंने परफॉर्मेंस देखी थी वो और सतबीर NH10, मतलब मुझे 2 परफॉर्मेंस मुझे बहुत पसंद है। बट कभी डर आया कि 2 सामने दिग्गज कलाकार अनुष्का और प्रियंका कभी मुझे या आउटशाइन ना कर दें, मैं दिखूँ ही नहीं इस सीन में? एक्चुअली जब मैं काम कर रहा होता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि अपने क्राफ्ट पे, अपने काम पे इतना ध्यान दूँ कि मैं और चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करें। क्योंकि मानो मत मानो, हमें नसीर सर ने हमेशा यही सिखाया कि जब आपका को स्टार आपसे 10 गुना बेटर अच्छा एक्टर होता है ना, 10 गुना, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। बस आप लिव द मोमेंट, वो उस वक्त मोमेंट को जी लो, वो सीन उठ के कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो वो मेरे हमेशा जहन में अभी भी, मैं दुआ करता हूँ कि मेरा को स्टार मुझसे लाख गुना अच्छा एक्टर हो। तो क्या है कि वो सीन उठ जाता है, सीन कहीं मज़ा आता है सीन करने में, गिव एंड टेक है कुछ अभी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं आंसर दे रहा हूँ, सिंपल। तो वही होता है वहाँ पर। उससे पहले जो क्राफ्ट पे काम करना है, अपने कैरेक्टर पे काम करना है, वो करके पहुँच जाओ और जियो। तो मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मुझे पहला मौका प्रियंका चोपड़ा के साथ मिला जी, क्योंकि उनका हार्ड वर्क जो आज वो पहुंची हैं, हॉलीवुड में भी छाई हुई है, हमारे इंडिया में भी छाई हुई है, वो उनका हार्ड वर्क है। वो एक एक सीन पे इतनी रिहर्सल करती थी मेरे साथ, मुझे ऐसा लगता था कि वो न्यू कमर है, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया था और इतनी बड़ी सुपरस्टार, और मेरे साथ थिएटर की तरह रिहर्सल करना, चलो ये करते हैं, इसमें इस लाइन को ऐसे बोलते हैं, या इस लाइन में इसमें ये ऐड कर लेते हैं, ये घटा देते हैं। तो वो मुझे लग रहा था जैसे हम थिएटर में काम कर रहे हैं। वो अपने बॉक्सिंग पे काम करती थी, अपनी हेल्थ पे काम करती थी, उसके अलावा फिर हम रिहर्सल्स करती थी हमारे साथ। तो मैं आई फील ब्लेस्ड कि बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं, उतनी ही अच्छी वो वंडरफुल सोल हैं, और मुझे बहुत बहुत मज़ा आया। मैं तो जब भी उनकी कोई तस्वीर भी देखता हूँ कहीं पे भी, सोशल मीडिया पे या कहीं पे, मेरे दिल से उनके लिए दुआ निकलती है, क्योंकि वो रिस्पेक्ट और वो प्यार मिलना, और पहली ही फिल्म में आपको इतना दे देना, साथ में कोई को स्टार आपको इतनी इज्जत दे रहा है और इतना प्यार दे रहा है, और आपके साथ ऐसे काम कर रहा है जैसे कि आप दोनों अभी एक साथ फिल्म में लॉन्च हो रहे हो, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो कमाल है। आप में वार्मथ बहुत है आपके को एक्टर्स को लेके। जहाँ जहाँ मैंने आपके को एक्टर्स की बात की, एक वार्मथ आपके चेहरे पे दिखती है। थैंक यू। आपकी हल्की सी आंखें गीली होती हैं एक्टर्स की बात करते करते। ये कोई एक्टर टच में है आपके, कोई को स्टार आपका जिनसे अभी भी होती है बात? बॉबी भाई, उनसे ही होती है? वो तो मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा। अभी कल ही रात को वो शूट कर रहे हैं कहीं, कल ही रात को उनका कॉल आया, वीडियो कॉल, हमारी बात होती रहती है, तो मेरे बर्थडे विश करने के लिए। अरे दर्शन, मैं दिन में पूरे दिन शूट कर रहा था, सोच रहा था नेटवर्क नहीं था, कब कॉल करूं, और अभी मैं तेरे को कर रहा हूँ हैप्पी बर्थडे, ये वो। सो वो ऐसे हैं कि मैं उनको रात को 2 बजे भी कॉल कर सकता हूँ। और काफ़ी को स्टार्स के साथ मैं इतने लोगों के साथ टच में क्योंकि नहीं हूँ। मुझे आपके चेहरे पे ग्रेटफुलनेस दिखती है। जब आपने बात की प्रियंका चोपड़ा की, अनुष्का की, बॉबी की, मुझे वो दर्शन दिखता है जो इनोसेंटली अपने शहर से आया था। हालांकि किशनगढ़ आपके गांव का नाम है जी। और वहाँ से आके जब स्क्रीन स्पेस शेयर होता है ना, तो वो ग्रेटफुलनेस अभी तक आपके अंदर गई नहीं, विच इज़ अ गुड थिंग, जो बहुत कम एक्टर्स मैंने देखी है। थैंक यू। मूविंग ऑन, ये जर्नी जब आगे बढ़ती है तो इसमें कुछ फिल्में आपने ऐसी की है जिस पे बहुत सवाल उठे हैं। एक आपकी फिल्म है PM नरेंद्र मोदी,
जिसमें आप कुर्सी के इस तरफ थे और आप सवाल पूछ रहे थे। अब इंटरनेट पे एक सीन बहुत वायरल हुआ था, अगर आपने देखा हो, जिस पे लिखा था रियल और रील। वो रियल सीन उसी से अडेप्टिव था और चेंजेस किए गए थे, क्या बात थी उस सीन में? वो कंपैरिजन क्यों होता है उस इंटरव्यू में मोदी जी के, जहाँ पे वो उठ के निकल जाते हैं, कुछ आंसर नहीं करते हैं, वो उससे अडेप्टिव था आपका सीन? एक्चुअली पीएम मोदी मुझे याद है, मैं उमंग सर से, उन्होंने मुझे लॉन्च किया तो उनसे मेरा बहुत ही लगाव, बहुत प्यार है। और उन्होंने कहा कि एक स्पेशल अपीयरेंस है इसमें, इस फिल्म में तुम करना चाहोगे? मैंने कहा मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा, और वो चाहते थे कि मैं करूँ। तो मैंने वो फिल्म की थी, और जिस जर्नलिस्ट का मैंने कैरेक्टर प्ले किया था, रियल आप जानती हैं, तो मतलब वो नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। मतलब वो मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन हाँ मैंने उसको फॉलो करने की कोशिश की। पर वो सीन मुझे ऑन स्टेज मिला। ओके। बहुत लंबा सीन था वो, तो वो बहुत ही मैं काफ़ी दिन से मांग रहा था उमंग सर से, और मैं कोशिश कर रहा था कि दे दें मुझे। तो वो सीन कम से कम 10-12 पेज का था। आप जानते हो कि कितनी लंबी कॉन्वर्सेशन, इतने सारे क्वेश्चंस आंसर्स थे उसमें। तो वो मुझे वहीं ऑन स्टेज मैंने याद किया, चलते चलते, मतलब लाइटिंग हो रही थी या रिहर्सल हो रही थी, और वहीं परफॉर्म किया। तो बट आई थिंक या वो उस फिल्म को कोशिश की गई थी कि जितना रियलिस्टिक हो सके, जितना क्लोज हो सके रियलिटी के, वह उस तरह से शूट करें। तो उमंग सर ने वही कोशिश की थी। तो वो, या शायद हमें उस वक्त नहीं पता था ना, मैंने देखा था ऐसा वो वाला वीडियो। मैंने और बहुत सारे वीडियोस देखे थे जिसमें उनके इंटरव्यू लिए गए थे मोदी सर के, और बट वो वाला एग्जैक्टली नहीं देखा। वो मैंने सोशल मीडिया पे देखा फर्स्ट टाइम कि या। बट आपने कहा कि आपने पूरी कोशिश की कि वो कहानी रियलिस्टिक अप्रोच के साथ हुई जाए, बट बहुत लोगों ने कहा कि उस फिल्म की रिलीज़ जो थी वो इलेक्शन के टाइम पे थी। दूसरा एक सवाल उठा उस फिल्म के ऊपर कि बायोपिक्स की एक ख़ास बात है इंडिया में कि वो सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखाती हैं। जैसे मैं इम्परफेक्ट आदमी हूँ, हमने आपके इम्परफेक्शंस की बात की कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान बिल्कुल परफेक्ट है? मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर मैं देखूँ, एक फ़िल्म है, आप देखते हैं वर्ल्ड सिनेमा, रेजिंग बुल, जैक लमोटा एक बॉक्सर हैं, उस सीन के अंदर जैक लमोटा अपनी वाइफ को मारते हैं, बहुत ज़ोर से घूसा मारते हैं, और वो वैसा वैसा दिखाया गया है। बट कुछ लोगों ने कहा कि पीएम मोदी की बायोपिक उतनी सटीक नहीं थी। आप एग्री करते हैं इस बात पे? देखिए, जहाँ तक मुझे लगा और जो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, क्योंकि मैं उसमें स्पेशल अपीयरेंस के लिए आया था, और मुझे जो सीन्स दिए गए थे, मैं पूरी स्क्रिप्ट भी नहीं मिली थी वो फिल्म की मुझे। और जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे, या जितना उमंग सर से बात हुई थी फिल्म को लेकर, उन्होंने कोशिश की थी कि जितना रियलिस्टिक हो सके दिखाएं। अब वो पहलू चूज़ करना, वो तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के हाथ में होता है। ओके। वो और जहाँ तक है कि क्या नहीं दिखाया उसके बारे में तो शायद मैं भी नहीं जानता। क्या नहीं दिखाया वो तो शायद लोग निकाल रहे हैं, वही लोग बात कर सकते हैं। तो मैंने तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी सोचा नहीं, और ना ही मैंने उस पे कभी वो ओके, देखा। बट आप कॉन्शियसली ऐसा नहीं करते कि जैसे आपकी जो पर्सनल कुछ तो आइडियोलॉजी होगी पॉलिटिक्स को लेके, तो आप ये चूज़ करते हैं कि मैं अपने काम में वो ना दिखाऊं, या आप जानबूझ के वो स्क्रिप्ट चूज़ करते हैं जहाँ पे वो आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट हो? ऐसा होता है? जैसे बिल्कुल। आप कुछ और सोचते हैं हाँ। और स्क्रिप्ट किसी और चीज़ के बारे में आई जो लेट्स से एक तरफ की पॉलिटिक्स की बात करती है, पर आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, बट स्टिल यू डू इट बिकॉज यू वांट टू डू अ डिसेंट वर्क विद द फिल्म मेकर, या वो मिलती है आपकी आइडियोलॉजी उससे? नहीं, मैं बेसिकली जो भी फ़िल्म करता हूँ, वो कोशिश करता हूँ कि वो एक ऑनेस्ट फ़िल्म हो, और वो फ़िल्म ऐसी हो कि जिसमें मेरे कैरेक्टर को, जो मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ, उस ऑनेस्ट फ़िल्म में मुझे कुछ लेयर्ड उस कैरेक्टर के अंदर मिले, बहुत सारे। तो वो 2 चीज़, और होता है कि कौन डायरेक्ट कर रहा है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, 3-4 एक स्तंभ होते हैं एक फ़िल्म के, अच्छी फ़िल्म के। तो जब ऑनेस्ट फ़िल्म होती है, जब मुझे स्क्रिप्ट मिलती है, स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मैं खुद से भी रिसर्च करता हूँ ओके। कि जो मैं फ़िल्म कर रहा हूँ वो सत्य घटनाओं पर है या नहीं है। ओके। तो जब वो पहलू मिलते हैं, देखिए एक एक्टर जब आश्रम करता है, जी। जो कॉन मैन, जो बाबा बन के बैठा हुआ है, उसके सेट पे लोग मारने आते हैं, वो किसकी आइडियोलॉजी है, वो किसको फॉलो कर रहा है? लोग मारने आए थे हाँ, भोपाल में आए थे ना, आपके आश्रम के सेट पे? आश्रम के सेट पे। क्योंकि उनको लगा कि ये शायद
प्रकाश जी पे अटैक भी हुआ। अच्छा, बिकॉज क्योंकि जो उनके भक्त थे, जो एक जिनको लगा होगा कि शायद ये हमारे भक्त हैं, वो मैं आपको followers, बता okay. रहा हूँ, आप मुझ पे वो एज एन एक्टर कह रहे हैं ना कि ये जो लोग सवाल उठा रहे हैं उस पर मैं जवाब जी, दे जी. रहा हूँ। वो किसके क्या था, वो सच्चाई की था ना, सच्चाई थी कि हमें लोगों को अवेयर कराएं। कितने लोगों को इस तरह के लोग ठगते हैं, हम्म. तो वो एक अवेयरनेस हुई। बहुत लोगों में मिला जिन्होंने बोला थैंक यू, हम अंधभक्त हो गए थे, अभी हमें समझ है। ओके. तो ये ऐसा नहीं था कि सारे बाबाओं के खिलाफ था। मैं खुद इतने बाबाओं को जानता हूँ जितनी अच्छी सोच देते हैं लोगों को, सब लोगों के बारे में बात करते हैं, वो नहीं था। हमने बात की कश्मीरी पंडितों के बारे में। आप डिनाई करेंगे कि 5 लाख कश्मीरी पंडितों को वहाँ से नहीं निकाला गया था? मैं कभी कोई डिनाई कर ही नहीं सकता. कोई एक बता दो मुझे दुनिया में अभी भी 5 लाख जिनको शक होता है तो वो अभी भी जम्मू जाएं और उनके कैंप देखें, या उन लोगों से एक बार बात करें। जिगरा फट, यहाँ कलेजा फट जाएगा। ठीक है, अभी डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था ना, या नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था. है ना। डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में कौन जानता है? मैं भी नहीं जानता था। तो वो हिस्ट्री का पार्ट है ना हमारा। एक कन्फ्यूजन है बंगाल फाइल्स को लेके, आपने यही बात कर दी. एक चीज़ दिखाई गई है कि नुआखाली दंगों के अंदर मुस्लिम ऑफिसर अपॉइंट कर दिए गए थे और उनकी वजह से जो दंगे हुए थे, सो एक स्पेस के अंदर एक ऑफिसर जात के नाम पे चेंज कर दिया गया ताकि वो उन दंगों को एक रिलीजन के वहाँ एक्शन ना लेके एक कौम को सप्रेस किए. ये नुआखाली में आपकी फिल्म में दिखाया, बट एक्चुअल में ये कैलकाटा डायरेक्ट एक्शन डे में हुआ था जो कि 16 अगस्त को हुआ था. बट जो नुआखाली दंगे थे वो 1946 अक्टूबर में हुए थे. तो ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ये आपने नुआखाली दंगे दिखाए हैं या डायरेक्ट एक्शन डे का दिखाया है? वो आप जब फिल्म देखेंगे तब समझ में आएगा। बट ये मिक्स इसके हुआ आंसर्स मिल जाएंगे आप। ओके. तो ये जो सवाल है ये क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ पॉइंट आउट किया गया है. क्योंकि विवेक जी इतने कमाल के डायरेक्टर हैं कि, और इतने पैशनेट अपने काम को लेके कि वो 5-5 साल एक एक स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, और उनको पता है इस तरह के सवाल उठेंगे उनके ऊपर जाए, उनको पहले से पता होता है। तो इतनी रिसर्च है उनकी, 18,000 पेज की तो रिसर्च है। वो जो भी वो संक्षिप्त है एक, वो बनी हुई है, और वो फोटोज़ के साथ, न्यूज़पेपर कटिंग के साथ, प्रूफ के साथ चलते हैं। तो वो उन्होंने आधी तो पोस्ट कर दिया हो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे। तो जब ये जो आप बोल रहे हैं इसका जवाब आपको मिलेगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसने किया। ठीक है, कब जवाब मिलेगा? डेट ऑफ रिलीज 5 सितंबर। 5 सितंबर. परफेक्ट. नाउ मूविंग ऑन, एक और सवाल जो लोगों ने कहा कि जो आपकी फिल्मोग्राफी है, मैं बंगाल और कश्मीर फाइल्स की बात कर रहा हूँ, उसमें दिखाया गया कि एक कम्युनिटी पे जो जुल्म हुआ और उसको दिखाना बेहद ज़रूरी था. मेरे काफ़ी दोस्त कश्मीरी पंडित भी हैं, बट ये कहा गया है कि उसमें एक तबके की बात हुई है, पूरी बात नहीं हुई है. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक राइटर हैं जोया चैटर्जी, उनकी किताब है बंगाल अनडिवाइडेड, बंगाल डिवाइडेड. तो उस पर उन्होंने कहा कि नुआखाली दंगों के बाद बिहार में बहुत सारी मुस्लिम पॉपुलेशन पे अटैक हुआ जो कि वहीं से आग पनपी थी. बट लोग ये कहते हैं कि आपकी फिल्म में सिर्फ एक कम्युनिटी को दिखाया गया है, दूसरी कम्युनिटी को नहीं दिखाया गया. अब ये हो सकती है बात कि आप कहेंगे कि भाई साहब हम तो दोनों कैसे दिखा दे, बट एक फ़िल्म है तलवार मेघना गुलजार जी की, जो रोशमन थ्योरी पे काम करती है, कि मैंने दोनों एंडिंग दिखा दी है, मैंने दोनों पॉइंट दिखा दिए दोनों कम्युनिटीज़ के, अब आप डिसाइड करो क्या होगा. तो डू यू फील कि ये फेयर फिल्म मेकिंग हो सकती है अगर दोनों पार्ट्स दिखाया जाए? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? इसका जवाब भी जब आप फिल्म देखेंगे तब समझ में आएगा बट कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? हमने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू दिखाए हैं. इवन आपको अगर ट्रेलर गौर से देखोगे तो उसमें पाठा जी, जो हमारे एक फाइटर थे, उन्होंने जंग जब जुल्म हुए या जैसे जब वो आक्रमण शुरू हुआ तो उन्होंने एक्शन लिया था. ओके. तो उसमें मुस्लिम भी मारे गए. बट कश्मीर फाइल्स में तो एक तरफ का दिखाया गया था. नहीं, मैंने खुद बोला है, मैंने अपनी फाइट में जो लास्ट में जब मैं बोलता हूँ स्पीच में, मेरी लाइंस क्लियरली है कि इसमें सिर्फ हिंदुओं को नहीं, पढ़े लिखे मुस्लिमों को, गुज्जरों को, जाटों को, पंडितों को, सबको मारा गया. तो ये तो इवन कश्मीर की सोल तक को मार डाला गया. जी, क्लियरली दिखा है, क्लियरली बोला है. और पूरी फिल्म में भी कहीं पे ये से मुस्लिम वर्ड नहीं आया, कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है. पूरी फिल्म में अगर आप मुझे बता देंगे उसमें टेररिस्ट की बात हुई है कि टेररिस्टों ने ऐसा किया है.
मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल थे जो लोग जानना चाह रहे थे, और बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरा उद्देश्य कोई भी आपसे डिबेट करने का, कंट्रोवर्सी का नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू नो यू भाई। एंड सेकेंडली मूविंग ऑन ना, इस सब पूरे प्रोसेस में ना एज एन एक्टर आपको क्या इम्पैक्ट होता है, मुझे उस पर बात करनी है। क्योंकि एक तबका कहता है प्रोपेगेंडा फिल्म है, एक तबका कहता है कि हमारी फिल्म है। बीच में कभी कभी एज एन एक्टर आप प्रॉब्लम में आते हैं। जैसे आपका ट्रेलर लॉन्च था और कुछ चीज़ें ऐसी वहाँ पे हो गई जिससे स्मूथली इवेंट नहीं हो पाया, राइट। उस टाइम में डर लगा कि यार इतना मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, एक कहानी है जिसमें बिलीव करता हूँ, बट ये यहाँ अगर रुक गई तो प्रॉब्लम हो सकती है मुझे आगे। क्योंकि बहुत थ्रेट भी आए शायद आपको और विवेक सर को भी इस फिल्म के बाद। नहीं, मुझे थैंक गॉड उनको आए। हाँ, उनको अभी मैं मिला नहीं हूँ, बीचों के प्रमोशंस में बिजी हैं, वो दिल्ली ट्रैवल कर रहे हैं, मेरी बात नहीं हो पाई। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे मैक्सिमम किसी ने लिखा है कि तुम कमाल के एक्टर हो तो थोड़ा सा ऐसी फिल्में मत करो। ओके। बट उसके अलावा तो मैंने कुछ वैसे नेगेटिव कमेंट बट कभी आपको ऐसा लगता है कि डर, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं और कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसपे हम इंडिया में ना बहुत चीज़ों में बहुत लॉस हुआ है, हमें धर्म के नाम पे बहुत चीज़ें हमारे साथ हुई है। डर नहीं लगता कि यार ये तो बहुत ऑनेस्ट स्क्रिप्ट भी है, ये भी है, और प्रॉब्लम आ सकती है? जब आप सच्चाई की राह पर चल रहे होते हो, आपको पता है कि जो आप काम कर रहे हो उससे बहुत लोगों की नॉलेज बढ़ेगी, या फिर इससे लोगों को समझ में आएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि जब आप अगर इस फिल्म की बात करो बंगाल फाइल्स की, तो ये एक हिस्ट्री के बारे में बताती है। तो हिस्ट्री के बारे में हमारी बुक्स क्यों हम पढ़ते थे, वो सब्जेक्ट ही क्यों रखा गया है? तो इसका मतलब तो फिर हमें किसी जलियांवाला वाला बाग हुआ है, मुगल्स आए, उनके बारे में या जो भी घटना है उनके बारे में नहीं पढ़ना चाहिए। शांत रहना चाहिए, अपनी आँख बंद करके खुश रहो कि जो हो गया, अब इस पर बात करने से क्या फ़ायदा। लेकिन जब आप उसके बारे में जानते हैं तो अवेयरनेस फैलती है। Okay. ये हर कम्युनिटी के साथ है कि किसी के साथ भी आगे ऐसा ना हो। मेरे इस फिल्म में डायलॉग है, मैं पूरी डिटेल में भी फिल्म में बात नहीं कर सकता, लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे उसके बाद हम शायद एक और करें पॉडकास्ट, तब आपको मैं डिटेल में बात करूँगा कि मैं कहता हूँ कि क्यों हम आज़ादी के 80 साल बाद भी इसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं। क्या हम आज़ाद हैं? तो मैं क्या प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि इस आम इंसान या आम जो लोग हैं, कि चाहे किसी भी जाति या किसी भी धर्म के हो, उनका भी मोटिव है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उनको अच्छा खाना पीना पहनावा, या उनके फ्यूचर के बारे में सोचना, या अपनी लाइफस्टाइल के बारे में सोचना। वो यहाँ अभी भी हम क्यों उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं? तो ये मुद्दा है। तो जब आप इस तरह की अवेयरनेस वाली या इस तरह की फिल्में करते हैं, तो आई नो कुछ 0.1% लोग आपके अगेंस्ट जाते हैं, लेकिन 99% लोग बहुत समझदार हैं। वो समझते हैं कि ये एक्टर है, पहली बात तो इसका जॉब है, ठीक है। अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? राइट। डॉक्टर जब पेशेंट को देख रहे होते तो कोई जाति धर्म कुछ नहीं देखते हैं। तो वैसे ही मैं एज एन एक्टर आश्रम करते वक्त, दिल्ली फाइल्स करते वक्त, मैं सरबजीत करते वक्त ये नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ ऑनेस्ट है, ट्रू फिल्म है, ईमानदारी के साथ बनाई जा रही है, मैं करूँगा। बट आप खुद भी फैक्ट चेक करते हैं क्योंकि आप रिप्रेजेंट करें, कहानी बता रहे हैं। अब एक तबका कहता है कि ये फैक्ट गलत हैं और वो आते हैं फैक्ट्स को साथ लेके, तो उस टाइम फील नहीं होता कि अरे यार ये तो शायद गलती हो गई मुझसे? यू सी इट ओनली एज एन एक्टर कि मुझे अपना काम करना, निकल जाना है, अब बाकी लोग क्या कहें मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, मैं इसका आंसर तो मैं कई बार दे चुका हूँ कि मैं जब फैक्ट्स देखता हूँ, वो कौन सा पहलू कैसे दिखाना है वो डायरेक्टर का काम है, वो प्रोड्यूसर का काम है। एक डायरेक्टर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है या राइटर का काम है। मैं देखता हूँ कि जो मैं करने जा रहा हूँ या जो बताया जा रहा है वो ट्रू है कि नहीं है। ओके। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि आप एज एन एक्टर काम करते हैं और वो एडिट पे कर जाता है, वो आपके हाथ में नहीं है। मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, ना ही मैं डायरेक्टर हूँ कि मेरा तो काम है कि जो मैं कर रहा हूँ वो रियल है, ऑनेस्ट है, और मुझे अपना बेस्ट देना है उसमें। ओके। सो या वही मेरी मेन वो होती है। और जब आप सच्चाई के साथ होते हो तो मेरे ख्याल से हर इंसान आपको सपोर्ट ही करता है उसमें। ठीक है, मूविंग ऑन। बहुत बात कर ली हमने कश्मीर और बंगाल फाइल्स पे। अभी आप उस स्टेज पे हैं कि आपको ऑडिशंस देने पड़ते हैं, या बिकॉज आपका बॉडी ऑफ वर्क स्ट्रांग है तो काम मिल जाता है? नहीं, अभी तक ऑडिशंस देने पड़ते हैं आपको? नहीं, मैं टचवुड मैरी कॉम के बाद से मुझे वो लास्ट आज ऑडिशन तक या ऑडिशन कोई ऐसा सबसे एम्बैरेसिंग ऑडिशन स्टोरी है आपके पास कि यहाँ मैं एम्बैरस हो गया बहुत? मतलब एम्बेरस इन व्हाट वे?
कि जैसे पहले हो, अब तो ऑडिशंस सेल्फ टेस्ट नाम की चीज़ होती है कि घर से ऑडिशन बना के भेजने होते हैं आफ्टर कोविड के बाद से स्टार्ट। उससे पहले ये था कि आपको खैर ज़्यादा पता सर मुझसे कि बहुत लोग एक कमरे के अंदर होते हैं, एक एक करके एक्टर आता, बाकी लोग देखते रहते, कुछ लोग हंस लेते बीच में, और बहुत ही क्लटर्ड प्रोसेस था उस टाइम पे। कुछ ऐसा एम्बैरेसिंग कहानी याद है कि यार यहाँ तो बहुत शर्म सी आ गई, गलती कर दी और यहाँ आना ही नहीं चाहिए था? नहीं, क्योंकि जब आप ऑडिशंस में मुझे याद है, ये ज़रूर हुआ जैसे मैंने बताया कि मुंह पे दरवाज़ा बंद हो जाता था कि नहीं, यू आर नॉट फिट, यू आर नॉट फिट। और या उसके अलावा तो कभी नहीं लगा कि वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग होता है कि आपको देखा ही, हाँ यस सर ऑडिशन के लिए, अरे नॉट फिट, बिना कुछ बात किए, ना जाने आपके बारे में कि आप कितने कैपेबल हो, कितनी आप में टैलेंट है, तो वो थोड़ा सा लगता था। अदरवाइज जो मैंने ऑडिशंस दिए, जिनके साथ भी दिए, तो उन्होंने मुझे रिपीट ही किया वो रोल, चाहे मुझे ना मिला हो, पर उनको लगा कि एक्टर अच्छा है, तो वो भी उनका प्रोसेस होता है कास्टिंग डायरेक्टर का, मुझे जो लगता है, जो मैंने आज तक फॉलो किया है, कि वो जब भी आप कोई ऑडिशन अच्छा देते हो तो वो उनकी एक लिस्ट में आ जाते हैं कि हाँ ये अच्छे एक्टर्स हैं, ये अच्छे एक्टर्स हैं, तो वो फिर आपको रिपीट करते हैं बाद में और बुलाते रहते हैं। तो मैं जितने मेरे फ्रेंड्स नए आते हैं या जो पूछते हैं हमें लाइफ में क्या, मतलब ऑडिशंस में क्या करना चाहिए, कैसे, तो मैं उनको यही राय देता हूँ कि तुम बेस्ट देना, ऐसे देना कि तुम्हारा लास्ट ऑडिशन है और उम्मीद मत करना काम मिलेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि अच्छा ऑडिशन देने के बाद तुम्हें ये नहीं तो अगले 4-5 ऑडिशंस के बाद काम मिल जाएगा, क्योंकि वो आपको बुलाएंगे ज़रूर। उनकी ABCD की एक लिस्ट होती है। अच्छा, हाँ, D कैटेगरी, C कैटेगरी, हाँ, कोई A+ है कि कोई कमाल ही है, बहुत ही कमाल एक्टर है, जो मैं सोचता हूँ, मुझे सूत्रों से थोड़ा पता चला था कि ऐसे ऐसे ये होता है। ओके। और तो मुझे लगता है कि हाँ वो मेरा रहा हमेशा, और ऑडिशंस दिए, और तो हाँ, क्योंकि जब मैं अच्छा कर रहा था तभी मुझे काम मिले, तो एम्बैरेसिंग मुझे तक इतना बस ये है कि हाँ लोग मुंह पे बंद कर देते थे दरवाजे। क्योंकि आप क्राफ्टेड एक्टर थे, आप ट्रेंड एक्टर, तो आपको कभी झेलना नहीं पड़ा, बट टफ क्या रहा? वो रिजेक्शन सर्वाइव करना या अभी सक्सेस को रिटेन करके रखना? दोनों ही रहा। अभी क्या चैलेंजेस हैं कि सक्सेस मिल तो गई है, हाँ, पर उसको संभाल के रखना है, क्योंकि संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो अभी क्या दिक्कतें आ रही हैं? अभी दिक्कतें ये आ रही हैं कि मैं जिस तरह की फिल्में करना चाहता हूँ, चैलेंजिंग रोल्स करना चाहता हूँ, वो एक कुछ ही डायरेक्टर्स हैं जो बिलीव करके मुझे दे पा रहे हैं, तो जिसमें से एक विवेक जी हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे कॉमेडी शोज़ किए हैं, तो मैं कुछ कॉमेडी फिल्में करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक जो मैंने जैसे काम किया, लोगों को लगता है ये बहुत इंटेंस एक्टर है, कॉमेडी पता नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। वो सर्कल है, जब तक मुझे काम मिलेगा नहीं, तब तक मैं परफॉर्म कर नहीं पाऊंगा, परफॉर्म नहीं करूंगा तब तक लोग देख नहीं पाएंगे, नहीं देखेंगे तो काम नहीं देंगे, तो वो सर्कल ही घूम रहा है। तो ऐसे ही मैं बहुत सालों से किक बॉक्सिंग करता हूँ, अपने आप क्राफ्ट पे काम करता रहता हूँ, तो वो उस तरह की एक एक्शन फिल्म करना, तो ये ऐसी फिल्में करना चाहता हूँ। लेकिन बहुत डायरेक्टर्स हैं जो मेरे साथ इंटरेस्टेड हैं। अभी भी रिसेंटली मेरी एक लव स्टोरी पे बात चल रही है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है, तो बस ये है कि तालमेल शायद टाइम का है या क्या है कि वो जम जाए कि हाँ अब दोनों चीज़ें, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, और मान जाएं बस दोनों, और वो तालमेल जम के उनके साथ काम करने का मौका मिले। ये आई थिंक हर एक्टर, मुझे जिनसे मैं पॉडकास्ट करता हूँ, उनको वैरायटी ऑफ रोल्स अपनाने हैं, क्योंकि बहुत एक ख़राब चीज़ है इस इंडस्ट्री में कि हम टाइप कास्ट कर देते हैं कि ये ऐसे दिखता है तो ऐसे ही बात करेंगे और यही काम करते रहेंगे। जबकि आलिया भट्ट कभी उड़ता पंजाब करती हैं तो लगता नहीं है कि वो जुहू में पली बड़ी है, और एक बिहारी लड़की का कैरेक्टर करती है, विच इज़ अमेजिंग। नाउ आई फील कि अब सक्सेसफुल होने के बाद, आप सक्सेसफुल ही हैं सर, उसको ना माने, बट उसके बाद रिटेन करने के लिए यू नीड सर्टन एस्पेक्ट्स टू मेक इट मोर ऑफ अ ब्रांड वैल्यू, क्योंकि ब्रांडिंग बहुत हो गई ना हमारे यहाँ, आपने कहा कैंपेनिंग बहुत हो गई हमारे यहाँ, तो उसके लिए वी नीड PR टीम, वी नीड सोशल मीडिया टीम, एक ऑन्टराज होता है सबका। ये ज़रूरी है रिटेन करने के लिए, क्योंकि आपकी टीम ने मुझे कहा कि सर पॉडकास्ट ही नहीं करते हैं और इनको बहुत आपको पुश करना पड़ता है कि पॉडकास्ट करो, कुछ बात करो अपने काम को लेके। हाँ जी। तो नहीं बिलीव करते मार्केटिंग में, आप खुद की मार्केटिंग में? हाँ, मैं थोड़ा सा इस मामले में बहुत ही ढीला हूँ, और मैं बीच बीच में गायब हो जाता हूँ
ढूंढने लगते हैं मुझे। सो कहाँ गायब होते हैं आप, कहाँ जाते हैं बीच बीच में? नहीं मतलब, अच्छा, इनके क्लाइंट नहीं रहते हैं ऐसा? हाँ मतलब सोचता हूँ अभी क्या इतना फिल्म के आसपास करते हैं या, लेकिन अभी मुझे समझ में आने लगा कि नहीं है, आपको दिखना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप दिखेंगे तभी बिकेंगे, आई थिंक सो। जब आप लोगों तक पहुँचेंगे, घर घर तक आपका लोग नाम जानेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपके काम को प्यार करेंगे, तो वो पहुँचाना भी ज़रूरी है। आई थिंक अभी धीरे धीरे समझ में आने लगा है, क्योंकि तभी आप पर प्रोड्यूसर्स बड़ा दाव खेल पाएंगे, डायरेक्टर्स। बिजनेस हो गया ये। बिजनेस हो गया। बट कैसे पहुंचाए घर घर तक नाम, क्या प्रोसेस होता है? सोशल मीडिया इज अ वे, राइट? बट अब आर्टिस्ट कहाँ रील बनाएगा, वो तो वही। क्राफ्ट पे काम करेगा ना। दिस इज नॉट फेयर ऑन योर एंड। वो तो मुझे भी अभी तक समझ नहीं आई, तो मैं क्रैक कर चुका हूँ। ओके, फेयर इनफ। दर्शन, हमने बहुत सारी बात की, आपकी जर्नी की। जी। एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मुझे लोगों ने कमेंट किया था हमारे इंस्टाग्राम पे, कि दर्शन से पूछना कि फैमिली मैन 3 कब आएगी? बहुत जल्द। शूट कंप्लीट हो चुका है? शूट कंप्लीट हो चुका है, डबिंग कंप्लीट हो चुकी है, और आई थिंक 2 महीने के अंदर, 3 2 महीने के अंदर? या, सब रेडी है वो। ओके। या। तो इस साल आपकी 3 रिलीजेस हैं? आई थिंक सो, बिकॉज अभी ये बंगाल फाइल्स है 5th को, फिर 1-2 महीने के अंदर जो भी प्लान करेंगे अमेजोन और DK राज सर, वो फैमिली मैन है, और शायद ईयर एंड तक जो मैं अभी फिल्म करके आया हूँ टिया, एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, बहुत ही कम कास्ट के साथ और बहुत ही इम्पैक्टफुल फिल्म है। 2025 आपका ही है, क्योंकि तो thank आपकी you। 3 फिल्में एक साथ किसी साल रिलीज हुई हैं अभी तक? इससे पहले तीनों एक साथ? नहीं, मैं बहुत चूज़ी रहता था, बहुत कम ऐसा हुआ नहीं। लेकिन हाँ, एक आधी बार हुआ कि आश्रम किसी के साथ आ गया, फैमिली मैन के साथ, या 2 तो हुई हैं एक साल में, बट 3 अभी शायद, फिंगर्स क्रॉस्ड। एक और सवाल, किसने बहुत ही बेतुका सवाल पूछा है, आप चाहे तो मना कर सकते हैं। किसने लिखा है कि आप जब NH10 कर रहे थे, आपने अनुष्का जी के बाल पकड़ के कई बार उनको घसीटा कुछ सीन में, राइट? डर लगा प्रोड्यूसर हैं, पैसे काट लेंगे जोर से करूँगा तो? उल्टा हुआ। क्या बात कर रहे हो? वो कहती हैं कि भाई अरे! आप मानोगे नहीं, यू वोंट बिलीव कि मुझे याद है, मुझे उनको कमरे से खींच के लाना है बाल से, और आपको जाके बाहर फेंकना है। तो मैं अनुष्का को पहली बार वहाँ से अंदर से लाया, और एक टेक्निक होती है एक्शन की। ये मैंने जब मैं नया आया था तो एक्शन सीखा था, जी, क्योंकि ज़रूरी है आप अपने आपके क्राफ्ट के लिए। तो वो एक होल्ड करने का होता है कि आप पूरा नहीं कर रहे, सिर्फ वो एनर्जी हाथ में दिखानी होती है, ओके। यू नो। तो ये एनर्जी होती है कि पूरे ज़ोर से पकड़ा हुआ है। तो मैं उनको लेके आया और मैंने उनको फेंका। वो इतनी कमाल के एक्टर हैं, इतनी मेहनती एक्टर हैं, उन्होंने कहा दर्शन अच्छे से पकड़ और अच्छे से खींच। मैंने कहा बाल खींचूं रियली में? बोले हाँ, क्योंकि मुझे ना वो फोर्स चाहिए अपने एक्सप्रेशंस के लिए। फिर मैंने उनको सेकंड टाइम में बहुत ग्रिप के साथ पकड़ा, उनको थोड़ा पेन भी हुआ, लेकिन वो टस से मस नहीं, और वो सीन बहुत कमाल का आता है जब मैं उनको फेंकता हूँ और फिर उनको पंच मारता हूँ। सो या, ये रियल में हुआ था। ओके, ये फिल्में आपने शायद 2 फिल्में एक साथ शूट की थी? हाँ, कौन कौन सी? मैरी कॉम और एनएस्टन। ये तो बहुत क्लटर्ड प्रोसेस है कि आप एक दिन एक रात को कुछ और शूट कर रहे हो, सुबह आपको सतबीर बनना है। सतबीर बना है, बहुत टफ था मेरे लिए, या बट वही एज एन एक्टर मज़ा होता है। कि नहीं छोड़ना, दोनों ही करूँगा मैं तो? एक तो पहले ऑप्शन नहीं था, नहीं रुकता और अगर हो भी तो भी मैं करूँ। बट ऐसा होता नहीं है कि बोलते हैं कि यार दर्शन बिजी है तो डेट आगे पीछे करते हैं, या? नहीं, मैं उस वक्त इतना बड़ा स्टार नहीं था कि मेरे लिए डेट्स आगे पीछे हो जाए। ओके। तो वो तो हुआ भी कि प्रियंका चोपड़ा को और अनुष्का को, दोनों को दिल धड़कने दो की शूट के लिए जाना था। हो तो अनुष्का को NH10 ख़त्म करनी थी, प्रियंका को उसके बाद एक कोई काम था, पता नहीं, आई डोंट नो हॉलीवुड में था कि बॉलीवुड में था, अपनी फिल्म इंडस्ट्री में, इंडियन। लेकिन ये था कि वो फिल्म जब मैं मैरी कॉम कर रहा था, तो यहाँ पर मेरी डेट्स की रिक्वायरमेंट थी NH10 के लिए, जोधपुर में कर रहे थे हम लोग। तो वो उन्होंने 2-3 दिन एडजस्ट किया मेरे बगैर, और मैंने वो रात को शूट ख़त्म की, और सुबह मैं निकल गया फ़्लाइट लेके, और उसी दिन 2 बजे तक मुझे पहुंचना था, 2-2:30 बजे तक वहाँ पर जोधपुर में, और शूट थे। तो मुझे वो ट्रांसफॉर्म करना था अपने आप को। तो दिल्ली उतरा, दिल्ली से मैंने एक छोटा प्लेन नहीं चलता है जोधपुर के लिए, उसमें बैठा, और मैं अपना लगा था अपने आपको बॉडी लैंग्वेज पूरी चेंज करनी थी, एटीट्यूड चेंज करना था। तो मेरे बगल में एक लेडी थी, उन्होंने एयर होस्टेस को बुलाया, बोले वो सामने उधर सीट है, मैं वहाँ बैठ सकती हूँ? बोले क्या हुआ मैम? बोले ये गैला है।
क्योंकि पर इस वक्त मुझे थोड़ा बैड फील होता है कि उनको ऐसा लगा, बट वो उस वक्त मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि मुझे जाते ही शूट करना था। और कमाल की ये है कि अनुष्का और प्रियंका चोपड़ा उसके बाद मिले एक दिल धड़कने दो पे, और हमारी फिल्म का जिक्र हुआ कि तो प्रियंका ने कहा कि दर्शन तो बहुत स्वीट है, बहुत ही मेहनती है, अच्छा एक्टर है। तो अनुष्का ने कहा कहाँ, मैंने उससे खड़ूस आदमी आज तक देखा नहीं। और वो तो और उनमें बहस हुई मुझे लेके। अच्छा, अनुष्का ने कहा कि खड़ूस है, उन्होंने कहा स्वीट है। हाँ, क्योंकि मैं दोनों में कैरेक्टर में था। हाँ, उस वक्त मैं अनुष्का के साथ जब था तो मैं सतबीर बना हुआ था, और मैं अनुष्का से ना हाय करता था ना हेलो करता था। ओके। लास्ट जिस दिन वो फिल्म अगर आपने देखी हो, मुझे जब वो क्लाइमेक्स के बाद मैं कहता हूँ हाय आई एम दर्शन कुमार, तब तक मैं सतबीर था उनके लिए। तो ये प्रोसेस का पार्ट था कि जानबूझ के अनुष्का से बात नहीं करना है? नहीं, प्रोसेस था। बट वो क्योंकि- समझती होंगे कि हाँ ये रूड है, ये तो हाँ। प्रोसेस का पार्ट। तो रूड क्यों बोल रही थी वो आपको? नहीं, उनको नहीं आइडिया था, उनको लगा कि ये जानबूझ के? अपने इसमें एटीट्यूड है, दूर बैठता है अपने आप को, पता नहीं। तो शायद उन्होंने ऐसा सोचा कि मैंने एक दो बार सुना भी कि जब क्लाइमेक्स में इसको अच्छे से रॉड मारूंगी मजाक हाँ कर जी रही जी। थी। बट या फिर हम दिल्ली में प्रमोशंस के दौरान मिले, और वो बोली तुम तो बहुत ही स्वीट हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने कहा हाँ, वो मैं सॉरी, मैं कैरेक्टर में था उस वक्त। हम फिर अच्छे फ्रेंड्स बन गए। तो जो ये दोनों आपके बारे में गॉसिप कर रही थी, ये आप तक बात कैसे पहुंची? किसी प्रियंका नहीं बताया मुझे। अच्छा, या अमेजिंग। अभी आपकी ऑलमोस्ट 3 डेकेड हो गए आपको एक्टिंग करते करते। आपने फर्स्ट थिएटर कब स्टार्ट किया था? 3 होने वाले हैं, हाँ ऑलमोस्ट। मैंने बचपन में 2001 से तो आप फिल्मों में काम कर रहे हैं, हाँ। ऑन ऑफ, हम्म, राइट? बीच में एक ब्रेक आया था आपके करियर में, हम्म, उस ब्रेक में आप कहाँ थे? मैं कॉलेज में था। मैं पता, मैं स्कूल टाइम से मेरे को स्कूल में मुझे ये मिला था काम। ओके। मेरी अपना मुझे कुछ कहना है और तेरे नाम, जब मैं दिल्ली में था। सो उसके बाद फिर मैं कॉलेज कर रहा था, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की मैंने दिल्ली से। फिर उसके बाद मैं बॉम्बे आया। बट जहाँ मैंने आपको लास्ट देखा था, आई थिंक 2005 के बाद आप थोड़ा सा, आप शायद बाहर गए थे, कॉलेज कर रहे थे आप पहले। इस पूरी जर्नी में कुछ रिग्रेट है आपको कि यार ये यहाँ बेटर हो सकता था, ये चॉइस फिल्म की नहीं करनी चाहिए थी? कुछ भी रिग्रेट है? नहीं, ये ज़रूर लगता है कई बार कि हाँ, जो आज अपने आप पे जो मैंने इतना काम किया हुआ है, या अब इतनी समझ आ गई है कि लोगों से कैसे बात की जाए या कैसे जाके अप्रोच किया जाए, वो मेरे में कमी थी पहले। मतलब मैं जाता था, बट एक था कि एक होता ना, आप दिल्ली नए शहर में आए हो, बहुत कम लोगों को जानते हो। तो अगर ये रिग्रेट है कि अगर कोई होता हेल्प करने के लिए, तो मेरे इतने साल नहीं जाते। कि मतलब कोई होता कि हाँ, बता देता कि ये तुम्हारे लिए राइट पाथ है या तुम ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ तो खुद ठोकरें खाई हैं, खुद ही संभले हैं। फिर उसमें ही हो सकता है कई बार डिसीजन लेने में गलती हुई हो, या कोई काम नहीं जा पाया या नहीं हो पाया, तो वो लगता है। बट लेकिन उससे एक चीज़ तो सीख मिली कि जो जितनी वो तपे, जितनी मेहनत की, वो आज अपने क्राफ्ट में काम आती है। वो एक एक्टर की लाइब्रेरी होती है कि ये सेक्शंस हैं, इमोशंस के ये सेक्शंस हैं, इसके ये सेक्शंस हैं, ये लाइफ में से आया, तो वो पता है कि वो अपने साथ है। तो वो कहीं ना कहीं आपके एटीट्यूड में कैरी होता है जब आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं। इमोशनल मेमोरी वो मैं वर्क नहीं करता हूँ, मैं लेकिन ये याद रहता है कि हाँ, उस वक्त ऐसा फील हुआ था, तो इस कैरेक्टर को कुछ इस तरह हो सकता है। ओके। पर लेकिन वो मैं कोशिश करता हूँ मैं जीऊँ, मैं उसको पहले प्री प्लान नहीं करता, क्योंकि वो डिपेंड करता है आप कैसे रिएक्ट करोगे, सामने वाला एक्टर कैसे रिएक्ट करेगा। अगर उसने टोटली ऑपोजिट रिएक्शन दे दिया, हंसी दिया, कई बार होता है ना, हमारी किसी सीन में लेकर हंसी निकल जाती है। जैसे मेरे एक पल्लवी जी के साथ सीन था कश्मीर फाइल्स में। उन्होंने पूछा तुम किस पे बिलीव करते हो, एंड उस वक्त एज अ स्टूडेंट मैं हंस पड़ा। तो वो उनका था कि अरे सो वो फिर उनका उस तरह से रिएक्शन आया, मुझे मिला। तो ऐसे ही होता है कई बार। मैं बस सीन में सामने वाला सरप्राइज दे देता है आपको, वो अलग वे से रिएक्ट करता है, तो आपको मज़ा आता है कि अरे हाँ, ये गिव एंड टेक है। जैसे अभी इस फिल्म में हुआ बंगाल फाइल्स में, मैं एक सीन है जब मैं पल्लवी जी से जाता हूँ और एक इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करता हूँ, और तब वे शी रिएक्टेड, तो वो सीन चलता चला गया। और हमारे डीओपी साहब अदर सिंह सैनी सर ने कमाल का काम किया है। तो वो ऐसे बैंड थे, बिल्कुल नीचे झुके हुए थे, और
उनके नीज और हाथ पैर काँप रहे थे क्योंकि उनको वो कैमरा एडजस्ट करना था, स्पेस नहीं था। पर वो बहुत, आप सीन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सीन देखना बहुत मैजिकल सीन निकला वो। तो वो गिव एंड टेक है। ओके तो मैं पहले प्रिपेयर नहीं करता कि कैसे करूँगा। या ओके, मेक सेंस। दर्शन, हमने बहुत सारी बात की आपके करियर को लेके, जो बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है। ट्रस्ट मी, अगर पॉलिटिक्स हम साइड रख दें, अगर मैं आपकी जर्नी देखूं तो आपकी जर्नी किसी एक हीरो की कहानी से कम नहीं है। किशनगढ़ का लड़का जब आता है और आज आप सक्सेसफुल एक्टर हैं, कुडोस टू योर जर्नी। आपकी जर्नी बहुत कुछ सिखाती है। आपकी जर्नी पेशेंस सिखाती है, आपकी जर्नी रेजिलियंस सिखाती है, आपकी जर्नी मुझे सिखाती है कि इनोसेंस कैसे कैरी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिस पे हमारा मतभेद हो सकता है पॉलिटिकली, पर मनभेद नहीं है। और बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई ऐसी बात दर्शन भाई जिस पे हम बात करना भूल गए, जिस पे आपको बात करनी है, तो हम बात कर सकते हैं आप। नहीं, आपने इतने कमाल की, इतनी रिसर्च की है कमाल की, और आपके पास हमने ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया है, आई थिंक सो। ओके, परफेक्ट। दर्शन, थैंक यू सो मच, आपने Thank टाइम you, निकाला। brother. मुझे ऑनेस्टली बहुत मज़ा आया। बहुत सारे एक्टर्स ना सवाल का आंसर सुन के निकल जाते हैं, बट आपने ना बहुत पेशेंसली मुझे सुना और आपने ट्राई किया आप जितना ऑनेस्टली से आंसर कर सके। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर, थैंक्स फॉर हैविंग मी। हेलो, दिस इज़ दर्शन कुमार, और मेरी फिल्म द बंगाल फाइल्स 5 सितंबर को रिलीज़ हो रही है। हमने इस फिल्म में हार्ट एंड सोल डाला है अपना, बहुत मेहनत की है, दिल से एक फ़िल्म बनाई है। और ये फिल्म एक ऐसे इतिहास के बारे में बताती है जिसकी मुझे भी जानकारी नहीं थी, डायरेक्ट एक्शन डे, तो उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। सो प्लीज़ वॉच आवर फिल्म ऑन 5 सितंबर एंड सब्सक्राइब बॉलीवुड बबल। चीयर्स।